हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर चलिए आ जाते हैं डायरेक्टली टॉपिक पे। ये फास्ट ट्रैक आरटीपी का क्या मतलब हो जाता है, उसी को ही पहले ही समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने आरटीपी या कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो दो टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले, एक इजी रहने वाला, एक ट्विस्ट रहने वाला। ओके, तो फिर ये फास्ट ट्रैक आरटीपी क्या करने वाला आपको समझ में आ ही गया रहेगा। मेरा मोटो क्या है इस फास्ट ट्रैक आरटीपी का, हम मिनिमम टाइम मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर कर पाए, मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाए। तो मैंने आरटीबी के जो भी क्वेश्चंस है उसको मैंने दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया हुआ है। एक तो काफी इजी क्वेश्चंस रहेंगे, दूसरा रहेंगे जो थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ है। जो इजी क्वेश्चंस है वो ऐसे क्वेश्चंस है जो कोई भी बच्चा आराम से सॉल्व कर सकता है, उसको कोई सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस है, हाँ बाबा, इसमें हमें सर थोड़ा सा गाइडेंस का भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए रहता है। तो हम ये जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस है ना, इसको हम 100% करने वाले हैं। इससे फायदा क्या हो जाता है बाबा, इससे आपका आरटीपी पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है। यस, आरटीपी 100% सॉल्व होने के साथ हमें टाइम भी उतना लगता नहीं है, और हमारे कॉन्सेप्ट भी सब क्लियर हो जाते हैं, कुछ छूटता नहीं है हमारा। ठीक है, तो आरटीपी के चले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूंगा। जैसे मैंने आरटीपी के समरी वर्जन बना रहा हूँ, उसके साथ में लास्ट क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट 4 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसके भी मैं समराइज वीडियोस बना रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो समराइज लेवल पे रहने वाला है। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, इजी एंड ट्विस्ट। जो इजी चीज है उसको हम नहीं देखने वाले, जो ट्विस्ट चीज है, जो ट्विस्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज है, उसको हम 100% कवर करने वाले। तो इसे आपका पूरे के पूरे 4 साल, पूरे के पूरे 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स आपके सॉल्व हो जाते हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। कॉन्सेप्ट भी पूरा हमारा क्लियर हो जाता है, और ये चैप्टर वाइज है तो सर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बाबा, थोड़ा ज्यादा कंफर्ट में आ जाता है। तो कौन से चैप्टर को किस सीक्वेंस से हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो पूरा इनके ऊपर ही रहने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले एडीडी एंड अकाउंट करंट है। हमने ये सीक्वेंस क्यों चूज किया है, क्योंकि मैंने एवरेज मार्क्स देखे, और एवरेज मार्क्स एंड एवरेज टाइम दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीक्वेंस बना लिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप देखते हो तो एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट पकड़ के चलिए, आप सेल्स एंड रिटर्न पकड़ के चलिए, ये काफी छोटे हैं, बिल्कुल ज्यादा टाइम लगता नहीं है, बट हमें मार्क्स थोड़े से कंफर्म हो जाते हैं और ये फिक्स हो जाते हैं पापा, इतना तो मिनिमम मिलना ही चाहिए। तो ये जो छोटे मोटे, अगर आप फर्स्ट से लेकर 7th तक अगर आप देखते हो, ये जो छोटे मोटे चीजें हैं, ये आपको कंफर्ट, ये आपको अराउंड 30-40 मार्क्स का कंफर्ट दे देती है, और उसमें जो टाइम जाता है, जो हमारे एफर्ट्स जाते हैं, जो हमारा टाइम जाता है, वो काफी कम जाता है। तो इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे, और उसी सीक्वेंस में मेरे वीडियोस भी आने वाले हैं। तो आपका कैसे रिवीजन भी एक अच्छा हो जाएगा, आपका कवरेज भी अच्छा हो जाएगा, और आपको टाइम भी उतना नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे भी टाइम सर बहुत कम ही है। चलिए, मैं आगे बढ़ जाता हूँ अभी। आरटीपी पे आ जाते हैं सर डायरेक्टली। आरटीपी पे पहले वाले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखिए, जैसे आप पहले वाला क्वेश्चन देखते हो, अक्रूवल कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। फॉल्स है सर, ये मालूम है। तो ऐसे चीजों को ही मैं हाल ही फिलहाल नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये आपको पहले से मालूम है। कुछ ऐसी चीजें पढ़े ना जो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें भी थोड़े बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर किए हुए, बट स्टिल। चल, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सी पे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू अराइव एट बैंक बैलेंस। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आंसर ट्रू रहेगा, बहुत सारे लोगों का आंसर फॉल्स रहेगा, क्योंकि हम ट्रू एंड फॉल्स पढ़ रहे हैं सर, दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है प्लीज। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट काम किसके लिए आता है, वो चीजें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वो भी चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हम आ जाते हैं डायरेक्टली आंसर। आंसर पढ़ने से पहले देखिए, एक बार सुन भी लीजिए। सर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या, बेसिकली ये क्या बोलता है कि निखिल, जो कैश कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और पासबुक का जो बैलेंस है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे क्या रीजन है, वो कौन बताता है, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बताता है। तो जो इन्होंने चीज बोली है वो ट्रू नहीं है, वो सर फॉल्स है, वो गलत है सर। तो अगर हम रीड कर लेते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक ऑन अ पर्टिकुलर डे। सर, इवन तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम बैलेंस एज पर कैश बुक लिखते हैं, फिर उसमें डिफरेंसेस ऐड माइनस करके हम एज पर पासबुक लिख लेते हैं। बट बीआरएस बनाने के पीछे मोटो क्या है, रीजन क्या है बीआरएस बनाने के पीछे? बीआरएस बनाने के पीछे रीजन एक ही है कि मुझे समझ में आ जाए कि भाई साहब, मेरे दोनों जो
ट्रांजेक्शन है उसमें डिफरेंस क्यों है, बस, और कोई मेरा मोटो नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज हायर। तो पहली बात तो सर ये हायर तो प्रॉब्लमेटिक है। पहली बात तो ये विचएवर इज लोअर रहता है, विचएवर इज हायर नहीं रहता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बट इसके साथ एक और चीज है जिसमें हम मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, तो सर इसमें मिस्टेक क्या है? ये मार्केट प्राइस कभी भी मार्केट प्राइस नहीं रहने वाला, ये आपका रहने वाला है नेट रियलाइजेबल। दोनों सेम ही तो है यार, दोनों में क्या फर्क है? अगर आप देखते हो तो अगर कोई प्रोडक्ट है जिसको मैं सेल कर सकता हूँ 100 रुपीज में, तो 100 रुपीज इज देयर मार्केट प्राइस और देयर सेलिंग प्राइस। बट वो प्रोडक्ट 100 रुपीज का सेल करना है और अज्यूम कीजिए उसके लिए मुझे 2 रुपीज कमीशन पे करना, तो मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू विल बी 98 रुपीज। अगर आपको याद रहेगा तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम कैसे करते हैं? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। सिंपल लैंग्वेज में मैंने बोला हुआ है। तो उस केसेस में हमारा मार्केट प्राइस या हमारा जो सेलिंग प्राइस है और हमारा एनआरवी दोनों सेम होने वाला नहीं। तो जो इन्होंने स्टेटमेंट बोला है वो फॉल्स बोला है। चलिए एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं। Finished goods are normally valued at cost or net realizable value whichever is lower. चलो अभी आ जाते हैं आपके थर्ड वाले पॉइंट पे। Reducing balance method of depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation and repairs and maintenance together. ये ट्रू है या फॉल्स है, ये विद एक चार्ट हम देख लेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगर आप यहाँ पे देखते हो, डेप्रीशिएशन सर WDV मेथड पे ही ध्यान दीजिएगा, तो प्लीज इसी वाले मेथड पे ध्यान दीजिएगा और कोई मेथड पे ध्यान मत दीजिएगा। अभी इसमें अगर आप देखते हो तो WDV में हमने एक चीज पढ़ी है कि सर पहले बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन रहेगा, फिर धीरे 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 डेप्रिसिएशन कम होता रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इनिशियल 50 है, फिर 40 है, फिर 30 है, फिर 20 है, फिर 10 है। वैसे ही अगर मैं आपको कहूँ रिपेयर्स, अगर मैंने नई नई कोई गाड़ी ली है तो सर इनिशियली रिपेयर्स बहुत कम रहते हैं, फिर जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है वैसे वैसे मेरे रिपेयर्स बढ़ते जाते हैं। तो अगर हम WDV मेथड को फॉलो करते हैं तो उसमें फायदा क्या हो जाता है, मेरे जो PNL में टोटल एक्सपेंस रिपेयर्स प्लस डेप्रिसिएशन इन दोनों का टोटल सेम जाता है। कैसे? अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 50 है, यहाँ पे मेरा रिपेयर का एक्सपेंस है 10, टोटल जाता है भाई साहब 60। सेकेंड ईयर में अगर आप देखते हो तो डेप्रिसिएशन 40 है, रिपेयर्स 20 है, यहाँ पे भी जाता है 60। थर्ड ईयर में दोनों 30 है, फोर्थ ईयर में भाई साहब ये 20 है, ऊपर वाला 40 है, फिफ्थ ईयर में अगर आप देखेंगे तो डेप्रिसिएशन 10 है, रिपेयर्स 50 है। तो हर साल ऑन एन एवरेज मेरे PNL को जो हिट होता है वो 60 होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती है। तो जो भी ये चीज बोल रहे हैं क्या वो चीज सही बोल रहे हैं? यस, ये चीज ट्रू बोल रही है। चलिए एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं, इसका आंसर को भी एक बार रीड कर लेते हैं। ट्रू। In the earliest period of useful life of an fixed asset, repairs and maintenance expenses are relatively low because of the asset is new. Whereas in the later period, as the asset becomes old, repairs and maintenance expenses increases continuously. Written down value, depreciation charge is high in the initial period and reduces continuously in the later period. Thus, depreciation and repairs and maintenance expenses become more or less uniform throughout the useful life of the asset. चलो बहुत अच्छी चीज है सर। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज अ गेन फॉर रॉय। देखिए ट्रू एंड फॉल्स से पहले डिस्काउंट मिल रहा है या मैं दे रहा हूं, सबसे पहले आप इस एक चीज को समझ लीजिए। रिटायरमेंट के टाइम पे क्या मतलब रहता है सर? बहुत बार हम अर्ली रिटायरमेंट कर देते हैं। अर्ली रिटायरमेंट का क्या मतलब है? हमने ड्रॉय को बोला कि बाबा आपको 3 मंथ्स के बाद पे करना है। ड्रॉय का क्या बोलता है, निखिल 2 मंथ्स हो गए, मेरे पास पैसे आ गए हैं, क्या आप पैसे ले सकते हो क्या? मैं बोलूंगा यार 1 महीना पहले पैसे दे रहे हो तो क्यों नहीं लूंगा मैं, डेफिनेटली। बट रॉय बोलता है यार निखिल थोड़े से मैं पैसे कम दूंगा। हाँ यार तुमको 1 महीने का मैंने ऑलमोस्ट एक टाइप का इंटरेस्ट बचा दिया। अच्छा ठीक है, तो चलिए आपको 10,000 देना था, 10,000 की जगह पे आप 9,800 ही दीजिए। जो 200 रुपीज हम उनको नहीं देने के लिए बोलते वो भाई साहब उसके लिए डिस्काउंट हो जाता है।
तो भाई साहब उसके लिए गेन हो जाता है और मेरे लिए वो एक्सपेंस हो जाता है अगर मैं ड्रॉ ई हूँ, अगर मैं ड्रॉवर हूँ और वो भाई साहब ड्रॉ ई है तो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द बिल इज अ गेन टू द ड्रॉई। यस सर, ये ट्रू है। बाकी सब चीजें अगर आप रीड करेंगे तो काफी सिंपल है, तो है सच कोई सर्च पढ़ी करने की जरूरत नहीं। मैं आगे बढ़ जाता हूँ विद जर्नल एंट्रीज पे। जर्नल एंट्रीज में सिर्फ पहला वाला एंट्री एक ऐसा है ना, नॉर्मली आना चाहिए बट कभी कभी इस चीज में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए पहले वाले एंट्री पे आ जाते हैं। पास अ जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। चलिए जर्नल एंट्री सिखाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो हमने चीजें एडिट की हुई प्लस जिस एक्सेल शीट पे हम काम करने वाले हैं, दोनों चीजों का आपको नीचे लिंक मिलने वाला है, दोनों पीडीएफ आपको एक्सेसिबल रहेगी बाबा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं सर। द रनिंग बिजनेस वाज परचेज्ड बाय मोहन विद फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज: कैश, लैंड, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो भाई साहब हमने ये सब किसी और से परचेज किया हुआ, हमने ये सब किसी और से परचेज किया है, तो अभी वो उसका कैश नहीं है, वो किसका कैश है, वो मेरा कैश है। वैसे अभी वो उसका लैंड नहीं, वो किसका लैंड है सर, वो अभी आपका लैंड है। तो आपको ये सब चीजें अपने बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। तो मोहन जी कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे उसको समझ लेते हैं। देखिए कैश है हमारा असेट, लैंड भी है भाई साहब हमारा असेट, फर्नीचर भी हमारा असेट, स्टॉक भी हमारा असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट में जितना तक मुझे मालूम है, यहाँ पे लायबिलिटी, यहाँ पे असेट, असेट्स को डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मुझे अगर रिकॉर्ड करना है तो मुझे असेट्स को डेबिट करना पड़ेगा एंड लायबिलिटीज को क्रेडिट करना पड़ेगा। बस और कोई चीज करनी है क्या? नहीं, हमें और कोई चीज नहीं करनी। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जर्नल एंट्रीज। उसमें भाई साहब आपकी फर्स्ट एंट्री के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं कैश रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज, लैंड अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज। अगर आप देखते हो तो चलिए कैश 2000 है, लैंड 4000 है सर, 4000 लैंड, फर्नीचर 1000, स्टॉक 2000। यहाँ पे भाई साहब 2000, यहाँ पे 1000, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्नीचर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टॉक। कितना होने वाला भाई साहब अगर आप देखते हो। इसके बाद सर हमें क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिखना है, आप वो भूल नहीं सकते। तो चलिए मैं वो दोनों चीजें भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है चलिए उसको भी हम एक बार देख लेते हैं सर। अमाउंट है क्रेडिटर्स का 1000, ओवरड्राफ्ट का 2000। मैं यहाँ पे पहले ओवरड्राफ्ट लिखा है तो यहाँ पे 2000, यहाँ पे 1000। बट अगर आप देखते हो तो मेरा एंट्री मैच नहीं होता है यार। मेरा जो डेबिट का टोटल है अगर आप देखते हो तो भाई साहब ये जो टोटल है ये कितना आता है, 2 + 4 6 प्लस 2 कम्स टू 8 प्लस 1 कम्स टू 9000। ये टोटल है 9000 और ये भाई साहब टोटल है 3000। तो मुझे 6000 और लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। अभी 6000 कौन से अकाउंट को क्रेडिट करे भाई साहब, कौन सा अकाउंट है जो बच गया? सर ये 6000 क्या कह रहा है सर, ये मोहन ने पैसे दिए रहेंगे बिजनेस अक्वायर करने के लिए, बिजनेस परचेज करने के लिए। तो ये मोहन ने इतना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया रहेगा, तो उसको हम कैपिटल बोल सकते हैं क्या? यस डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैं टू कैपिटल लिख लेता हूँ। देखिए हमें ना ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो कैपिटल वाला पार्ट है यही हमें कंफर्ट में नहीं आता है, बाकी सब चीजें हमें आ जाती है। तो टू कैपिटल का मतलब क्या हो गया सर? सर इसका सिंपल मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोहन ने 6000 रुपीज अपने बिजनेस में डाले। देखिए 9000 का असेट खरीदा, 3000 का लायबिलिटी मिल गया मुझे, तो इफेक्टिवली 6000 रुपीज मैंने 6000 रुपीज के मैंने नेट असेट्स खरीदे हैं। जो भी आपने असेट्स खरीदे हैं आपने पैसे पे किए रहेंगे, मतलब आपने उतना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो इसलिए मैं उसे टू कैपिटल लिख लेता हूँ। होपफुली ये एंट्री हमें समझी रहेगी। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ अभी। बाकी की जो दोनों एंट्रीज है वो काफी इजी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं आपके कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ये हमेशा 2 मार्क का आता है, तो प्लीज इस वाले टॉपिक को मत ओमिट करके जाइए। चलिए
रीड कर लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंसेस एज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अ ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। ओके, तो सर क्या ये एक्सपेंस जो हमने किया, क्या ये एसेट के प्रेजेंट कंडीशन एंड प्रेजेंट लोकेशन के लिए नेसेसरी रहता है क्या? देखिए, ऐसा कोई भी खर्चा जो एसेट के प्रेजेंट कंडीशन एंड प्रेजेंट लोकेशन के लिए नेसेसरी रहता है वो हमें ऐड करना रहता है। डायरेक्टर अब्रॉड गया था बिजनेस पर्पस के लिए, तो हमारे लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता था। डायरेक्टर अब्रॉड क्यों गया है बाबा? एसेट परचेज करने के लिए ही अब्रॉड गया, उसको कोई घूमने के लिए नहीं या कोई बिजनेस ट्रिप के लिए नहीं भेजा है। तो स्पेसिफिक उस असेट को लेके आने के लिए, असेट का पूरा इंस्पेक्शन करने के लिए ही भाई साहब को भेजा हुआ था। तो उस केसेस में इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलने वाले हैं। उस केसेस में हम इसको क्या बोलने वाले हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं आ जाता हूं आपके सेकंड वाले पॉइंट पे, अमाउंट स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस। वर्किंग एक्सपेंसेस इज नथिंग बट योर डे टू डे एक्सपेंसेस। हर दिन के खर्चे सर मेरे, हर रोज के मेरे खर्चे रहते हैं। तो समझिए, तो सर हर रोज के खर्चे अगर मैं रिड्यूस करता हूँ, अमाउंट स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, जो भी आपने पैसा खर्चा किया है क्या करने के लिए सर? वर्किंग एक्सपेंसेस रिड्यूस करने के लिए, तो वो हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर रहने वाला है। यस, अगर आप आरटीपी में देखते हो तो आरटीपी में गलत है सर, ये आप कैसे बोल सकते हो? चलिए मैं आपको ये मॉड्यूल का भी दिखा देता हूँ। हम मॉड्यूल पे आ जाता है, आपके मॉड्यूल के पेज नंबर 1.60 पे रहेगा, नहीं तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 के पॉइंट नंबर 2 पे भी आ सकते हैं। देखिए वहां पे अमाउंट था, यहाँ पे मनी है, मतलब सेम है बाबा। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन्होंने क्या लिखा है? देखिए ये फॉल्स है। क्या लिखा हुआ है? ये फॉल्स है। It may be reasonably presumed that money spent for reducing revenue expenditure would have generally generated a long-term benefit to the entity. It becomes a part of intangible fixed asset if it is in the form of technical know-how, and tangible fixed asset if it is in the form of additional replacement of any of the existing tangible fixed assets. So it is an capital expenditure. चलिए सर, रीड तो किया बाबा, फॉल्स है, मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रहेगा, ये हमें समझ में आ गया। बट ये क्या बोलने की कोशिश कर, देखिए समझिए, मैंने अकाउंटेंट को हायर किया हुआ है, मैंने एक अकाउंटेंट को हायर किया हुआ है जो अकाउंटिंग करता रहता है, बुक्स मेंटेन करता रहता है, ये करता रहता है। भाई सब पागल हो गया यार, निकला इतना काम है कि पूछो मत यार। स्टेशनरी का खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा, सबका खर्चा होता है। रजिस्टर मेंटेन करने का खर्चा, बुक का खर्चा। हमने क्या किया? अकाउंटेंट को एक लैपटॉप लेके दे दिया, प्लस उसमें सॉफ्टवेयर डाल के दे दिया। तो इससे फायदा क्या हो गया सर? इससे जो भी उसका जो डे टू डे वर्क था वो काफी कम हो गया यार। तो क्या कंप्यूटर एंड कंप्यूटर के रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है, क्या इसने हमारे डे टू डे रूटीन का काम काफी डिक्रीज कर दिया? यस। तो इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। सिंपल सा एक एग्जांपल है जिसमें आपका टेंजेबल और इनटेंजेबल, इनटेंजेबल मतलब बूथ अगर आप ऐसा कोई भी खर्चा करते हो जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस, डे टू डे वर्किंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करता है, तो नॉर्मल वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। मैं नीचे आ जाता हूँ, अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू न्यू साइट। अगर मैं कोई भी स्टॉक किसी और नेक्स्ट साइट पे लेके जाता हूँ तो उससे उस स्टॉक को कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। देखिए, आप क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट कब ऐड कर सकते हो? जब वो उसके प्रेजेंट कंडीशन एंड प्रेजेंट लोकेशन में आने तक जो भी हमने खर्चा किया वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंडीशन प्रेजेंट लोकेशन में पहले ही था। बाद में तुम शिफ्ट कर रहे हो तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो शिफ्टिंग के रिलेटेड जो भी खर्चा किया है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं रहेगा। लास्ट वाला पार्ट पे आ जाते हैं वापस, प्रेजेंट कंडीशन प्रेजेंट लोकेशन, सेम इस लॉजिक पे ध्यान रखिएगा। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑन सेकेंड हैंड कार परचेज टू ब्रिंग इट इनटू वर्किंग कंडीशन। मैंने सेकेंड हैंड कार ली, चलो कार तो ले ली सर, कार के लिए मैंने 2 लाख रुपीस अज्यूम कीजिए पे कर दिया। भाई साहब उसके बाद भी गाड़ी चल नहीं रही है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवाया, रिपेयर्स करवाया थोड़ा सा 50-60 थाउजेंड का, तो वो प्रेजेंट कंडीशन में आ गई।
चलने वाली कंडीशन में आ गई। तो भाई साहब जब तक चलने वाली कंडीशन में आती नहीं, उसके रिलेटेड जो भी खर्चा किया वो कैपिटलाइज हो गया। एक बार चलने वाली कंडीशन में आ गई, उस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा किया वो रेवेन्यू में जाएगा। देखिए ऐसा कोई भी खर्चा जो आपने किया है जब तक वो चलता नहीं है, जब तक वो चलता नहीं है, वो चलवाने के लिए, वो स्टार्ट करने के लिए जो भी आपने खर्चा किया वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक बार चलने लग गया और वो हमेशा ही चलता रहे, उसके लिए जो भी आपने खर्चा किया वो आपके लिए नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। तो भाई साहब ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रहने वाला है। माय बैड, ये हमारे लिए क्या रहने वाला है, ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रहने वाला है। उसके नीचे अगर आप देख सकते हो तो कैश बुक आपको बनाना है, जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है क्या? बिल्कुल भी नहीं है सर, ये तुमने 11th के भी फर्स्ट सेम में कर लिया, मालूम है। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे आ जाते हैं। ये दोनों एंट्रीज काफी इजी है, बट स्टिल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करना इंपॉर्टेंट है मुझे। चलिए, द फॉलोइंग एरर्स वर कमिटेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ गीता, ठीक है, गीता डाय केम। पहला चीज तो क्या किया उसने, क्रेडिट सेल्स ऑफ 400 टू त्रिवेदी वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट। ओके, तो इसकी करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, ये सब एंट्रीज हम एक बार लिख लेते हैं, फिर आगे सोचते हैं कि बाबा आगे इन्होंने और क्या पूछा, ये एबीसी क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, क्रेडिट सेल्स टू त्रिवेदी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, क्रेडिट सेल्स त्रिवेदी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट है 400। 400 आगे अगर आप क्वेश्चन को रीड करते हो तो क्वेश्चन ने क्या बोला, वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट। तो सर हमने क्या किया, हमने भाई साहब क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया, मतलब त्रिवेदी के अकाउंट में मैंने सत्यानाश किया है, सेल्स अकाउंट मेरा बरोबर है, ये जो अकाउंट है इसमें मैंने ऐसा कोई इशू नहीं किया है, जो ऊपर वाला अकाउंट है उसी में ही मैंने इशू क्रिएट किया है। तो नीचे वाले का पोस्टिंग से देखिए, पहली बात तो एक एंट्री रहता है, एक एंट्री एरर रहता है, दूसरा पोस्टिंग एरर रहता है। एंट्री मैंने बरोबर मारी है, सिर्फ जो पोस्टिंग है उसमें मैंने इशू किया है। तो पोस्टिंग नॉर्मली किसी एक, ये एक एंट्री का एक डेबिट पार्ट या क्रेडिट पार्ट के कोई भी एक पार्ट में इशू होता है कभी भी, ठीक है। तो हमने त्रिवेदी भाई साहब डेबिट के जगह पे हमने क्या कर दिया है, त्रिवेदी को हमने, रॉन्ग अगर मैं एंट्री कहूं तो त्रिवेदी को आपने क्रेडिट कर दिया, डेबिट करने के जगह पे आपने क्या कर दिया, त्रिवेदी को मैंने क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट ऑफ द अकाउंट। भाई साहब हमने क्रेडिट साइड पे 400 रुपीज लिख लिया, तो करेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया, खत्म। अब आ जाते हैं आपके रेक्टिफिकेशन पे। तो रेक्टिफिकेशन के लिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। तो यहाँ पे मैंने त्रिवेदी को क्रेडिट किया था, तो रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल क्या रहेगा भाई साहब, उसको डेबिट कर देने का, उल्टा लिख लेने का 400। 400 को उल्टा नहीं लिखना है। चलिए अब आ जाते हैं आपके रेक्टिफाइड एंट्री पे। रेक्टिफाइड एंट्री विल बी नथिंग बट योर करेक्ट एंट्री प्लस योर रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, विच इज त्रिवेदी को आप लोग डेबिट कर रहे हो। देखिए मैं सेल्स अकाउंट को क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि सेल्स बरोबर है, त्रिवेदी में ही हमने पोस्टिंग में गलत किया। एंड प्लस रॉन्ग एंट्री, वो भी त्रिवेदी है भाई साहब 400। तो क्या मैं इन दोनों को साथ में लिख सकता हूँ, क्योंकि सर दोनों त्रिवेदी है और दोनों को डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे मैं 800 लिख लेता हूँ। बाबा 400 डेबिट, 400 डेबिट, 800 डेबिट लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अभी क्वेश्चन को आगे रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तीन चीजें बोली गई है। हाउ विल यू रेक्टिफाई द एरर अज्यूमिंग दैट they were detected before preparation of trial balance। बाबा ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हमें एरर मालूम पड़ गया, तो यहाँ पे कोई सस्पेंस वस्पेंस किसी की मगजमारी आने ही नहीं वाली है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख लेंगे, त्रिवेदी के डेबिट साइड पे लिखेंगे। त्रिवेदी के कौन से साइड पे लिखेंगे भाई साहब, त्रिवेदी के सर आप डेबिट साइड पे लिखने वाले प्लीज। अगर आप लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हो तो आप स्टार्ट टू से करते हो, तो टू posting error of rupees 800, खत्म, कोई सरफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये लोग क्या बोलते कि निकल, अगर हमने सस्पेंस अकाउंट बनाया रहेगा तो कैसा होगा, मतलब ये लोग क्या बोलते कि निकल, they were detected after preparation of trial balance but before preparation of final accounts, the difference was taken to suspense account। तो भाई साहब
ये लोग क्या बोलते कि निखिल जो भी डिफरेंस था वो हमने सस्पेंस में डाल दिया। तो आप क्या कीजिए, आपको क्या करना है सर, हमें त्रिवेदी को डेबिट करना है 800 से, तो चलिए आप सेम चीज लिख लीजिए, त्रिवेदी अकाउंट डेबिट 800, त्रिवेदी अकाउंट डेबिट 800 लिख लीजिए। त्रिवेदी को डेबिट कर दिया, क्रेडिट किसको करना है भाई, और कोई बचता नहीं है, आप सस्पेंस को ही क्रेडिट कर दीजिए टू सस्पेंस अकाउंट 800। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ आपके सी वाले पार्ट में। सी वाला पार्ट में ये लोग क्या बोलते हैं भाई साहब कि निखिल हमने एक और रेशियो किया हुआ है, क्या अगर यही चीज हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन के बाद अगर मारा रहता तो क्या एंट्री करता था। देखिए, दे आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो ऐसा कोई भी एरर जो फाइनल अकाउंट्स के बाद में, मतलब नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर कभी भी अगर हम डिटेक्ट करते हैं तो उस केसेस में क्या करना है। उस केसेस में मैं आपको बोल देता हूँ, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो पीएनएल में जाता है उसको हम लिखने वाले हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ऐसा कोई भी अकाउंट, चलो एक्सपेंस नहीं बोलता हूँ, ऐसा कोई भी अकाउंट जो पीएनएल में जाता है, माय भाई, ऐसा कोई भी अकाउंट जो पीएनएल में जाता है उसको हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाकी सब केसेस में हम नॉर्मली लिखने वाले हैं, क्योंकि त्रिवेदी पीएनएल अकाउंट में जाता नहीं है, वो बैलेंस शीट वाला आइटम है, तो हम सेम एंट्री सी वाले पार्ट में लिख लेंगे। चलिए, अभी मैं आ जाता हूँ आपके नेक्स्ट वाले पार्ट पे, which is your second rectification entry. सेकेंड रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बोलता है, परचेज ऑफ 420 फ्रॉम मंत्री एंड को was passed through the sales table। बाबा परचेज की जगह पे सेल्स बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, तो अगर आप परचेज कर दो तो हम एंट्री क्या मारेंगे, चलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू मंत्री अकाउंट, ये हो गई आपकी करेक्ट एंट्री। कितना अमाउंट रहेगा आपका 420। बट हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास की है सर, आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने का क्या मतलब है, हमने सेल्स की एंट्री मारी है, क्रेडिट सेल्स की एंट्री मारी है, तो हम क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, ये मंथली अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें आपने अमाउंट में भी ब्लंडर किया है सर, सिर्फ रेट में नहीं, हमने अमाउंट में भी ब्लंडर किया। अरे बाप रे, कितना अमाउंट है 240। करेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया। तीसरे आ जाते हैं आपके थर्ड वाले पार्ट पे, विच इज रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। मंत्री को डेबिट किया है तो मंत्री को क्रेडिट कर दो, कितने अमाउंट से, सेम अमाउंट से 240। आपने सेल्स को क्रेडिट किया तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दो, कितने अमाउंट से, 240 से। अब आ जाते हैं आपके रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री पे, दिस इज नथिंग बट योर करेक्ट एंट्री प्लस योर रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। इन दोनों को मैं साथ में लिख लेता हूँ सर, ऊपर वाले को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, नीचे वाले को भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया। बट अभी आप देखते हो, पहले डेबिट है, फिर क्रेडिट है, फिर वापस डेबिट है, फिर वापस क्रेडिट है। हम हमेशा क्या लिखते हैं सर, डेबिट वाले आइटम्स एक साथ लिखते हैं, क्रेडिट वाले आइटम्स एक साथ लिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो क्रेडिट वाला मंथली है इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ और इन सबको साथ में लिखे आ जाता हूँ। तो परचेज अकाउंट डेबिट 420, सेल्स अकाउंट डेबिट 240, टू मंथली। अभी 2 बार मंथली रिपीट हो रहा है और दोनों बार मंथली को क्रेडिट ही है, तो मैं दोनों को प्लस कर लेता हूँ। 240 प्लस 420 कम्स टू 660। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे हम मंथली को 660 लिख लेते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा रेक्टिफाइड एंट्री। तो पहला वाला सिचुएशन क्या बोलता है कि निखिल ट्रायल बैलेंस बनाए बिना आपकी करेक्ट एंट्री क्या रहेगी। देखिए, क्योंकि ये पोस्टिंग एरर नहीं है, ये सिर्फ एंट्री वाला एरर है, तो हम सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। दूसरा वाला क्या बोलते हैं कि निकल अगर सस्पेंस अकाउंट बनाया तो आपका एंट्री क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला भाई साहब, कुछ है क्या, सस्पेंस करके कहीं पे हमने यूज ही नहीं किया, क्योंकि दोनों इफेक्ट है हमारे पास, डेबिट क्रेडिट दोनों है, तो सर थोड़ी करने की हमें जरूरत ही नहीं है। जब मैं सी वाले पार्ट पे आ जाता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी, सर सी वाला पार्ट क्या बोलता है, सी वाला पार्ट बोलता है कि हमने फाइनल अकाउंट्स के बाद में बनाया तो हम क्या एंट्री मारने वाले। तो मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, क्या परचेज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, यस। क्या सेल्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, यस। जो भी भाई साहब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा उसको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन या एडजस्टमेंट। मंथली क्या पीएनएल में जाता है, नो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से सर? अगर आप देखते हो तो इट विल बी 420 प्लस 240, दोनों के जगह पे मुझे क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। सेल्स एंड परचेस की जगह पे क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, व्हिच इज 660 टू मंथली 660 खत्म सर, बस और कुछ नहीं। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आ जाते हैं आपके नेक्स्ट वाले पार्ट पे, विच इज योर इन्वेंट्री वाला पार्ट। बट इन्वेंट्री वाला पार्ट करने से पहले एक बार बीआरएस वाला पार्ट देख लेते हैं। चलिए बीआरएस में भी अगर आप देखते हो तो जो एंट्री 4 है और एंट्री 5 है इसमें ही प्रॉब्लम है, बाकी सब चीजें सही है। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं थोड़ा सा बेस। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री हरि एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2020। बैलेंस एज पर पासबुक इज 10,000। तो हमें क्या करना है? हमें पासबुक से कैश बुक पे जाना है। हमें क्या करना है? हमें पासबुक से कैश बुक के पास जाना है। बैलेंस एज पर पासबुक इज 10,000, मतलब पासबुक को पॉजिटिव बैलेंस है। चलो यहाँ पे पॉजिटिव ही लिख लेते, पासबुक को पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब पासबुक को क्रेडिट बैलेंस रहेगा। सर अगर बैंक कॉलम को पॉजिटिव बैलेंस रहता है इसका क्या मतलब रहता है? बैंक को हमारे हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम को अगर पॉजिटिव बैलेंस रहता है मतलब भाई सबको डेबिट रहता है। अगर सेम चीज में ये पासबुक की बात करूंगा तो उनको क्रेडिट बैलेंस रहेगा। सिर्फ इस आप एक इस चीज को समझ लीजिएगा। चलिए मैं आ जाता हूँ आपका डायरेक्टली फोर्थ वाले पार्ट पे। विड्रॉवल कॉलम ऑफ पासबुक इज अंडर कास्टेड बाय 100 रुपीज। देखिए विड्रॉवल से क्या होता है? विड्रॉवल से हमारा बैलेंस नीचे जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों बैलेंस सेम रखे हुए। मैंने क्या किया? मैंने पैसे विड्रॉ किए तो कैश बुक नीचे चला गया, पासबुक भी नीचे चला गया विड्रॉवल से। बट जो पासबुक है वो कैश बुक से कम नीचे गया। क्यों? क्योंकि आपने विड्रॉवल को 100 रुपीज कम दिखाया है। अगर मैंने विड्रॉवल को 100 रुपीज कम दिखाया है तो मेरा पासबुक है वो 100 रुपीज कम नीचे जाएगा। ये भाई साहब पासबुक है, ये भाई साहब कैश बुक है, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। तो मैंने विड्रॉवल किया, ये नीचे आ गया, ये भी नीचे आएगा, बट ये नीचे 100 कम आएगा। क्यों 100 कम आएगा? क्योंकि सर आपने 100 कम दिखाया तो ये 100 कम, ये उतने पहले ही रुक जाएगा। तो हमें क्या करना है? पासबुक टू कैश बुक करना है। एग्रीड? हमें पासबुक टू कैश बुक करना है तो हमें 100 रुपीज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं -100 लिख लेता हूँ, ठीक है? अभी मैं आ जाता हूँ आपके दूसरे वाले पार्ट पे, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस वाले पार्ट को ध्यान दीजिए। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 on page 5 was recorded on page 6 as debit balance. Okay. The credit balance of 1500 on page 5 was recorded on page 6 as debit balance. तो 1500 का जो क्रेडिट रिकॉर्ड करना चाहिए था, which should be your correct, आपने रॉन्ग क्या किया है? मैंने 1500 को डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। अरे बाप रे! तो सबसे पहले मुझे रॉन्ग को राइट करना और फिर राइट पे पहुंचना भी है। तो जो हमने रेक्टिफिकेशन में किया था सर, ये वाला पार्ट सेम आप रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हम क्या लिखेंगे? रिवर्सल ऑफ रॉन्ग विच इज 1500 क्रेडिट, एंड योर रेक्टिफाइड एंट्री क्या रहेगा सर? करेक्ट एंड रिवर्सल ऑफ रॉन्ग दोनों को प्लस करेंगे, विच इज 1500 क्रेडिट प्लस 1500 क्रेडिट 3000 क्रेडिट। तो मुझे पासबुक का बैलेंस 3000 से इंक्रीज करना है। क्यों इंक्रीज करना है? आप यहाँ पे देख सकते हो, तो पासबुक को क्रेडिट बैलेंस है, और अगर मुझे क्रेडिट बैलेंस, और ये भाई साहब भी 3000 क्रेडिट है, पासबुक को भी क्रेडिट है, इसको भी क्रेडिट है, तो दोनों क्रेडिट है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाबा 3000, क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो यहाँ पे मैं प्लस लिख लूंगा। होपफुली ये चीज हमें समझा है कि मैंने प्लस वाला साइन कैसे निकाला है। देखिए पासबुक को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। हमने जब यहाँ पे एंट्री की तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 3000 से आपको क्रेडिट इंक्रीज करना है, क्योंकि ऊपर भी क्रेडिट है नीचे भी क्रेडिट है, दोनों का एंट्री सेम है, तो यहाँ पे मैं प्लस लिख लूंगा। होपफुली ये चीज हमें समझी है। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अभी आपके आ जाते हैं इन्वेंट्री वाले पार्ट पे। ये काफी इंपॉर्टेंट सम है, प्लीज इस वाले सम को ध्यान दीजिएगा। ये हम पूरा सम करने वाले हैं
इसमें जो एंट्री 4 और 5 है वो बहुत ज्यादा अच्छी एंट्रीज है। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। द ट्रेडर प्रिपेयर हिज अकाउंट ऑन 31st of March each year. Due to some unavoidable reasons, no stock take could be possible till 15th of April, on which date the total cost of the goods in his godown came to 50,000. The following facts were established between 31st of March till 15th of April. Sales 41,000 including and cash sales of 10,000. ये जो कैश सेल्स है 10,000 सर, इससे क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ कचरा इन्फॉर्मेशन है जो आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, फालतू इन्फॉर्मेशन है, किसी काम की नहीं है। परचेज 5034 इंक्लूडिंग कैश परचेज ऑफ 1990। क्या फर्क पड़ता है कैश हो या क्रेडिट हो, अनलेस अदरवाइज कोई स्टॉक का मूवमेंट। देखिए कभी भी इन्वेंट्री केसेस में हमें स्टॉक मूवमेंट देखना है, कैश या क्रेडिट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लीज आप इस एक चीज का ध्यान दीजिएगा। सेल्स रिटर्न है 1000, सेल्स रिटर्न कितना है 1000। On 15th of March, goods or the sales value 10,000 were sent on sales or return basis to the customer. तो मैंने क्या किया सर, आपने आपके गुड्स किसी और को सेंड किए हैं। मैंने क्या किया है, मैंने मेरे गुड्स किसी और को सेंड किया है। तो इसका मतलब क्या रहता है कि सर मेरे गुड्स मेरे पास नहीं है, मेरे गुड्स किसी और के पास है। सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि मैंने अपने गुड्स आपको दे दिए, तो मेरे गुड्स मेरे पास है क्या? नहीं, मेरे गुड्स आपके पास है। और जब मैं स्टॉक टेक करता हूं तो मैं सिर्फ अपने गोडाउन का ही स्टॉक टेक करूंगा, आपके गोडाउन का स्टॉक टेक नहीं करूंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ है कि जो भाई साहब के पास स्टॉक है वो भी मेरे स्टॉक में ऐड होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 से जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, वहां से जो भी आंसर आता है वो हम अपने स्टॉक में प्लस करने वाले हैं। एग्रीड है? इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए सेल्स एंड रिटर्न, समझिए मेरे पास ऐसी पावर बैंक 4 है, ऐसी 4 पावर बैंक है। एग्रीड है? उसमें से एक पावर बैंक आपको दे दी, और जब मैंने फिजिकली काउंट किया अपने यहाँ पे, तो जब मैंने फिजिकली काउंट किया तो मेरे पास 3 थी और आपके पास मेरा एक स्टॉक है। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाऊंगा? 3 मेरे पास है, एक आपके पास है, तो टोटल मेरे पास 4 है। टोटल मेरे पास कितना क्वांटिटी है सर? 4 क्वांटिटी है। 3 प्लस 1 जो मेरा क्वांटिटी आपके पास है। ठीक है, इस एंट्री को हम बहुत अच्छे से देखने वाले, डोंट वरी। द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 weeks, he returned 40% of the goods on 10th of April, approving the rest. The customer was billed on 16th of April. ठीक है, चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ। द ट्रेडर हैज ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स। इस बार पहले वाले केसेस में हमने गुड्स दिए थे, इस वाले केसेस में क्या हुआ? हमें गुड्स रिसीव्ड हुए हैं ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो मतलब कंसाइनर ने हमें गुड्स दिए हैं। किसने दिए? किसी और बंदे ने हमें गुड्स दिए। ओके, तो किसी और के गुड्स मेरे पास है, किसी और के गुड्स मेरे पास है बाबा। और वो मैंने जब काउंट किया तो मेरे इसमें आ गया। अरे बाप रे, ऐसे कैसे चलेगा सर? फिर आपका स्टॉक था क्या? वो नहीं, बट किसी और का स्टॉक आपने अपना दिखा सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा आपको स्टॉक से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? देखिए ऊपर वाले में क्या था? मेरा स्टॉक किसी और के पास था, तो वो मैंने ऐड कर लिया। अभी किसी और का स्टॉक मेरे पास है तो मैं माइनस करूंगा ना यार। तो यहाँ पे भाई साहब अपन ऐड करेंगे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे। सबसे पहले ये साइन ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मेरा स्टॉक अगर आपके पास है तो वो मैं ऐड करूंगा, आपका स्टॉक अगर मेरे पास है तो वो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि वो मेरा स्टॉक नहीं है। जहां जहां पे भी मेरा स्टॉक है उसको मैं ऐड करूंगा, जो जो मेरा स्टॉक नहीं है उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। होपफुली ये चीज हमें समझ में आ गई। चलिए रीड कर लेते हैं। 20% of the goods have been sold till 31st of March and another 50% by 15th of April. These sales are not included in the above. चलो ठीक है। Goods are sold by the trader at a profit of 20% on sales. You are required
टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2020। चलिए इस वाली चीज पे आ जाते हैं। सर ये हमारा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे हम लिख लेंगे कि बाबा हमें क्या चीजें प्लस करनी है, क्या चीजें माइनस करनी है। बट बहुत बार हमें प्लस माइनस में कंफ्यूजन होता है, तो मैं नीचे ट्रेडिंग अकाउंट बना लेता हूँ। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट ट्रेडिंग अकाउंट का स्टार्ट क्या रहेगा, देखिए 31st ऑफ मार्च से लेके 15th ऑफ अप्रैल तक रहेगा ये चीज। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा स्टार्ट डेट है 31st ऑफ मार्च, एंड डेट है 15th ऑफ अप्रैल, क्योंकि क्वेश्चन में भी वैसा ही दिया हुआ है। तो जो भी ओपनिंग स्टॉक रहेगा वो 31st मार्च वाला रहेगा, जो भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो 15th ऑफ अप्रैल वाला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब जो भी ओपनिंग रहेगा वो 31st ऑफ मार्च का रहेगा, जो भी क्लोजिंग रहेगा वो अप्रैल का रहेगा। तो ये भाई साहब अप्रैल वाला है, ये भाई साहब मार्च वाला है। यहाँ पे मैं परचेजेस लिखता हूँ, और कुछ रिटर्न रहता है तो वो मैं यहाँ से माइनस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सेल्स लिखता हूँ, कुछ रिटर्न रहता है तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जीपी लिख लेता हूँ। एग्रीड है, ये चीज तो हमें मालूम है। तो यहाँ पे क्या रहेगा सर, सेल्स रहेगा तो उसको मैं देखो क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरा स्टार्ट पॉइंट है तो क्लोजिंग स्टॉक के बाद सेल्स भी सेम साइड पे रहता है, तो सेल्स को मैं प्लस करूंगा। सेल्स रिटर्न अपोजिट साइड पे रहता है तो मैं सेल्स रिटर्न को मैं नेगेटिव साइन दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक अपोजिट साइड पे तो उसको मैं नेगेटिव दूंगा, परचेजेस अपोजिट साइड पे तो उसको मैं नेगेटिव दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं है, परचेज रिटर्न नहीं है, तो सरफुड़ी करने की जरूरत नहीं है, और हमें इसी प्लस माइनस के सीक्वेंस से हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई साहब, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, यहाँ स्टॉक एज ऑन ये 15th ऑफ अप्रैल, कितना स्टॉक है एज ऑन 15th ऑफ अप्रैल, अगर आप देखते हैं क्वेश्चन में तो सर हमारा 50,000 है। तो चलिए मैं यहाँ पे 50,000 लिख लेता हूँ। उसमें हमें क्या करना है, हमें सेल्स को ऐड करना है। हमें क्या करना है, हमें सेल्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे सेल्स हम ऐड नहीं करते, हम सीओजीएस ऐड करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए उस वाली चीज पे आ जाते हैं। आप क्या करोगे, आप सेल्स को ऐड करोगे एंड सेल्स रिटर्न को सब्ट्रैक्ट करोगे। चलिए मैंने सेल्स को ऐड कर दिया विच इज 41,000, सेल्स रिटर्न को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया विच इज 1,000। आपका कितना आंसर आ गया, सर हमारा आंसर आ गया है 41 माइनस 1 कम्स टू 40,000। अभी क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट, चलिए मैं वापस नीचे आता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट को भी हमें माइनस साइन में लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा लेस ग्रॉस प्रॉफिट, चलो यहाँ पे जीपी लिख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20% ऑन सेल्स है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 20% कितना आ जाता है, 8,000 आ जाता है। तो भाई साहब ये कितना अमाउंट आ जाता है, 40 माइनस 8 कम्स टू 32,000, कम्स टू सर 32,000। तो यहाँ पे मैं 32,000 ऐड में लिख लेता हूँ। एग्रीड है, चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सेल्स हो गया, अभी परचेजेस है 5038, तो ये आपको नेगेटिव साइड में लिखना है। कैसे नेगेटिव साइड में लिखना है सर, हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया था। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेस परचेजेस कितना है 5038 5034, ये अपन नेगेटिव साइड में लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक दो और चीजें रहेंगी जो हमारी प्लस या माइनस साइड में रहेगी, जो हमारा एंट्री 4 एंड एंट्री 5 में हमने डिसाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव ऐड क्या करने वाला हूँ, सेल्स या रिटर्न वाले गुड्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऐड में सेल्स और रिटर्न बेसिस, इसको मैं आपका नोट 1 बोल देता हूँ। और यहाँ पे मैं लेस में क्या लिखूंगा, कंसाइनमेंट के गुड्स जो हमें मिले हैं, इसको भाई साहब आपका मैं नोट 2 बोल दूंगा। ये दोनों हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा स्टॉक एज ऑन 31st ऑफ मार्च। ठीक है, चलिए आपके पहले नोट 1 पे आ जाते हैं, नोट 1 को समझ लेते हैं। इन्होंने क्या बोला कि निकल ऑन 15th ऑफ मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ 10,000 was sent on sales or return basis to the customer।
द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स. He returned 40% of the goods on 10th of April and approved the rest. The customer was billed on 16th of April. तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं एक टाइमलाइन बनाऊंगा. हमारा टाइमलाइन क्या है सर? 31st ऑफ मार्च से लेके 15th ऑफ अप्रैल तक ये हमारा टाइमलाइन है. ठीक है, 31st ऑफ मार्च से लेके 15th ऑफ अप्रैल तक. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. देखिए, 31st ऑफ मार्च को भाई साहब ने कुछ अप्रूव नहीं किया था. क्वेश्चन में कहीं पे बोले कि निखिल 31st ऑफ मार्च को हमने कुछ अप्रूव किया था कस्टमर ने. अगर 31st ऑफ मार्च को कस्टमर ने कुछ अप्रूव नहीं किया है तो 31st ऑफ मार्च तक पूरा का पूरा स्टॉक मेरा स्टॉक है. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि 31st ऑफ मार्च को भाई साहब पूरा का पूरा 100% स्टॉक मेरा था. एग्रीड. आगे इन्होंने क्या बोला है? द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स. चलो ठीक है. ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th ऑफ अप्रैल. तो 10th ऑफ अप्रैल को उसने क्या किया है सर? 10th ऑफ अप्रैल को उन्होंने 40% रिटर्न कर दिया. तो 100 में से 40% रिटर्न है. अभी भी कितना मेरा स्टॉक उसके पास है सर? 60% अभी भी आपका स्टॉक उसके पास है जिसका कुछ सेल वेल कुछ हुआ ही नहीं था अप टू 15th ऑफ अप्रैल. देख 16th ऑफ अप्रैल पे जो भी चीज हुई थी मुझे उससे कोई संबंध नहीं है. मैं 15th ऑफ अप्रैल तक देखूंगा. सर 15th ऑफ अप्रैल तक देखिए 100% सेंड किया, 40% रिजेक्ट हो गया. कब तक सर? 10th ऑफ अप्रैल तक. बाकी का जो 60% पेंडिंग है, 60% भाई साहब अभी तक ना अप्रूव हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है 15th ऑफ अप्रैल तक. तो कितना परसेंट स्टॉक मेरा स्टॉक उसके पास है सर? 60% आपका स्टॉक उनके पास है. एग्रीड है. और दूसरा चीज अगर आप देखते हो, क्योंकि ये स्टॉक 40% ये 10th ऑफ अप्रैल को ये स्टॉक आ चुका था तो ये स्टॉक काउंट में भी कंसिडर हो गया रहेगा. ये भी स्टॉक काउंट में आ गया रहेगा. एग्रीड है. क्योंकि ये सर ये 10th ऑफ अप्रैल को आया तो 10th ऑफ अप्रैल को मेरे गोडाउन में आ गया. 10th ऑफ अप्रैल को अगर मेरे गोडाउन में आ गया तो मेरा स्टॉक काउंट में ये आ गया रहेगा. तो 100 में से 40% स्टॉक काउंट में आ गया है, 60% अभी तक स्टॉक काउंट में नहीं है. तो 60% मुझे इंक्लूड करना है. कितना इंक्लूड करना है? 60% मुझे इंक्लूड करना है. तो चलिए मैं उस चीज पे आ जाता हूँ एंड देख लेता हूँ तो कि मेरा टोटल तो ये मटेरियल कितना था या स्टॉक कितना था जो मैंने सेंड किया था. टोटल स्टॉक मैंने कितना सेंड किया था, चलिए वो मैं लिख लेता हूँ. अगर आप देखते हो ऑन 15th ऑफ अप्रैल goods of the sales value of rupees 10,000 was sent on sales or return basis. अरे हमने क्या कर दिया सर? आपने 10,000 के गुड्स सेंड किए बट ये कौन से वैल्यू पे? ये सेल्स वैल्यू पे है. ये कौन से वैल्यू पे है? ये सेल्स वैल्यू पे. ओके. तो हम क्या कर सकते हैं सर? स्टॉक कभी भी सेल्स वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होता बाबा, वो कॉस्ट पे या एनआरवी पे रिकॉर्ड होता है. तो सबसे पहले ये सेल्स वैल्यू को कॉस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं. सेल्स वैल्यू को किस में कन्वर्ट करते हैं? कॉस्ट वैल्यू में. तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं ग्रॉस प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो हटा देता हूं, विच इज 20%. अगर आपको ध्यान में रहेगा तो इसका 20% कितना आ जाता है? 2000. तो बेसिकली मेरा कॉस्ट कितना था सर? अगर आप देखते हो तो आपका कॉस्ट था 8000. आपका कॉस्ट कितना है? मेरा कॉस्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है? 8000. अभी ये 8000 के दो पार्ट्स हुए हैं. 40% तो रिजेक्ट हो गया और वो स्टॉक काउंट में आ गया तो उसको सरफोड़ी करने की जरूरत नहीं है. जो 60% है ये स्टॉक काउंट में नहीं आया. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि स्टॉक काउंट का क्या मतलब है कि जब हम इन्वेंट्री गिनते हैं पापा तो सर ये स्टॉक काउंट में आ गया, ये स्टॉक काउंट में नहीं आया. तो जो भाई साहब स्टॉक काउंट में नहीं आया उसका अमाउंट कितना है? तो 8000 इंटू 60% कितना हो जाता है? 4800. बाजू पीछे रिंगटोन भी चल रही है बाबा, अच्छे से सुन लीजिएगा. तो ये 4800 स्टॉक काउंट में नहीं आया था तो हमें फिगर मिल गया क्योंकि हम यहाँ पे पहले से डिसाइड कर चुके थे. कहाँ पे भाई साहब?
सर हम यहाँ पे पहले से डिसाइड कर चुके थे कि जो भी चीज आएगी उसको हम प्लस करने वाले, तो 4800 में पॉजिटिव साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4800 अपना नोट 1 का कैलकुलेशन। अभी मैं आ जाता हूँ आपके नोट 2 के कैलकुलेशंस पे। नोट 2 का कैलकुलेशंस कैसे होने वाला है उस पे आ जाते हैं। सर नोट 2 में इन्होंने क्या बोला, द ट्रेडर हैज also received goods costing 8,000 in March for sale on consignment basis. 20% has been sold till 31st of March and another 50% is sold till 15th of April. These sales are not included in the above stock. चलिए वापस मैं सेम टेबल पे आ जाता हूं आपके। थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च से लेके 15th ऑफ अप्रैल तक। तो इन्होंने क्या बोला कि निखिल मार्च से पहले हमें 100% स्टॉक मिल गया था, मार्च से पहले हमें 100% स्टॉक मिल गया था। अभी इस 100 में से मैं 20% सेल कर चुका हूं। इस 100 में से मैं कितना सेल कर चुका हूं, 20% में सेल कर चुका था 31st ऑफ मार्च को। तो कितना रिमेनिंग बचा हुआ है सर, अगर 100 में से मैं 20% सेल कर चुका हूं तो रिमेनिंग 80% हैज ऑन मार्च बचा हुआ है। इन्होंने क्या बोला कि निखिल हमने और 50% सेल कर दिया 15th ऑफ अप्रैल तक। हमने कितना सेल कर दिया, हमने इस पीरियड में और 50% सेल कर चुके हैं। तो इफेक्टिवली 15th ऑफ अप्रैल तक और कितना स्टॉक बचा हुआ रहेगा सर, 15th ऑफ अप्रैल तक और 30% स्टॉक बचा हुआ है। कैसे 30% आया, 80% माइनस 50%, कितना आया सर, 30% स्टॉक अभी भी बचा हुआ है। तो ये जो 30% स्टॉक था ये 15th ऑफ अप्रैल को जब हमने स्टॉक का काउंट किया था ना, तो ये 30% उस स्टॉक काउंट में इंक्लूडेड था। ये 30% उस स्टॉक काउंट में इंक्लूडेड था सर। चलो अच्छी बात है, बट ये 30% हमारा स्टॉक नहीं है, तो ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए ये 30% हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 30% कितना आता है वो देख लेते हैं। हमारा टोटल स्टॉक कितना है, अगर आप देखते हो हमारा टोटल स्टॉक है 8,000 जो हमें रिसीव हुआ, कॉस्टिंग 8,000। तो चलो अच्छी बात है, 8,000 में से का 30% कितना हो गया, अगर आप यहाँ पे देखते हो उस भाई साहब को 30% कितना हो गया, क्योंकि देखो 70% सोल हो चुका है, 70% स्टॉक काउंट में आया क्या, नहीं आया, सिर्फ 30% ही आया। अगर मैं आपको बोलता हूँ 70% सेल हो चुका था, तो जब मैंने स्टॉक काउंट किया 15th ऑफ अप्रैल को, जब मैंने स्टॉक काउंट किया ये आया क्या, नहीं, ये आया क्या, यस। जो चीज आई वो मुझे नहीं चाहिए बाबा। तो 30% जो, देखो पहले वाले सिचुएशन में क्या था, अगर आप पहला वाला सिचुएशन देखते हो 40% आया 60% नहीं आया। 100% आना चाहिए, 100% में से सिर्फ 40% आया, 60% नहीं आया। तो यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि 100% आना चाहिए था, 100 में से सिर्फ 40% ही आया, 60% नहीं आया। यहाँ पे 100% नहीं आना चाहिए था, तो 100 में से 70% नहीं आया, 30% आ गया। तो जो आ गया वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो विच इज 8,000 इंटू 30% विच कम्स टू 2,400। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2,400 नेगेटिव साइड पे। सर हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा, फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा 50,000 प्लस 32,000 प्लस 4,800 लेस 5,034 प्लस 2,400 which comes to 79,366। अगर आप देखेंगे पीछे आंसर भी सेम है। होपफुली ये चीज हमें समझी, ये कंसाइनमेंट वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें जो नोट 1 एंड नोट 2 इंपॉर्टेंट था, बाकी की चीजें तो इजीली आ जाती है सर हमें करना। चलिए अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे है ये डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन से, ये काफी इजी कैलकुलेशन है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये क्या बोलना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एसएलएम से मेथड बाद में डब्ल्यूटीबी में चेंज कर दिया है, तो ये चेंज इन मेथड है।
ओके। दूसरा चीज क्या है, इनकी 3 मशीनरी है, मशीनरी 1 2 3। मशीनरी 1 पहले से हो जाती है तो उसको ज्यादा सरफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3 में ध्यान देना है। उनका हमें कॉस्ट लेस एसएलएम के हिसाब से जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है वो सबट्रैक्ट कर देना। जो बैलेंस बच जाता है उसको हमें ओरिजिनल डब्ल्यू उसको हम रिमेनिंग डब्ल्यूडीवी मान के उसके ऊपर हमें कितना कैलकुलेट करना है सर, 15% डब्ल्यूडीवी का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, खत्म है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ। अभी मैं नीचे आ जाता हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी काफी इजी है, बट चलो इसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बहुत बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है रिन्यूअल के टाइम पे। तो ये रिन्यूअल ऑफ बिल है, काफी इजी है। अगर आपको ये आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो इतने पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, नहीं तो देख लो, नो वरीज। चलिए, रीटा ओड 1000 टू श्रीराम। तो रीटा क्या है बाबा, रीटा श्रीराम की डेटर है। रीटा क्या है, रीटा श्रीराम की डेटर है और श्रीराम रीटा का क्रेडिटर है। ठीक है, ऑन 1st of October 2019 रीटा एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय श्रीराम the month of for the month at 3 months. Shriram got the bill discounted with the bank at 99,000 on 3rd of October 2019. Before the due date, Rita approaches Shriram for renewal of the bill. ठीक है, Shriram agreed on the condition that 50,000 to be paid immediately together with the interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months, and for the balance Rita should accept a new bill at 3 months. These arrangements were carried out, but afterwards Rita became insolvent and 40% of the amount could be recovered from his estate. Pass the journal entries in the books of श्रीराम। तो सर हमें श्रीराम के केसेस में करना है, श्रीमन सॉरी श्रीराम बोल रहा हूँ। चल, यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ श्रीराम। श्रीमन श्रीराम बोल रहा हूँ बाबा, क्या हो रही है। चल, पहला हम चीज लिख लेते हैं। पहला तो भाई साहब रीटा ने बिल एक्सेप्ट किया। रीटा मेरी डेटर थी, एग्रीड है। रीटा मेरी कौन थी सर, रीटा आपकी डेटर थी। तो डेटर भाई साहब डेबिट साइड पे आ जाते हैं। कितना था, 1 लाख रुपीस। अभी क्या हो गया, रीटा के जगह पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा। अमाउंट सेम रहेगा, रीटा के जगह पे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे और कुछ नहीं करने वाले। तो रीटा को डेबिट करने के जगह पे अभी हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डेबिट करना है 1 लाख रुपीज से, जिसको अपन बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट, क्योंकि आपको रीटा को 0 करना है एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बढ़ाना है 1 लाख रुपीज से। तो 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज आ। चलिए मैं सेकंड वाले पॉइंट पे आ जाता हूँ। सेकंड वाले पॉइंट पे हमने क्या किया सर, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो आपका, अगर आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, श्रीमन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंक फॉर 99,000। तो श्रीमन ने क्या किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखते हो, श्रीमन ने भाई साहब ये बिल को, श्रीमन ने क्या किया सर, श्रीमन ने इस बिल को डिस्काउंट कर दिया बैंक को। और बैंक से कितना मिला, बैंक से भाई साहब को मिला 99,000। ओके, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट 99,000। बट ये 99,000 के लिए मैंने कितने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है, आपने दिया है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, आपने 1 लाख रुपीज का दिया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 99 के लिए 1000 दिया है सर, ऐसा थोड़ी चलेगा सर, ऐसा थोड़ी चलने वाला है यार, ये तो गलत है। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, 1000 कहाँ पे जाएगा सर, बैंक भी आपको इतना जल्दी दे रही है तो ऐसा थोड़ी करेगी, वो भी आपसे कुछ चार्जेस लेंगे ना। तो दिस इज नथिंग बट डिस्काउंट अकाउंट 1000। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ या थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री पे इन्होंने क्या बोला है, बिफोर द ड्यू डेट रीटा अप्रोचेस श्रीराम फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। अरे यार, रीटा ने क्या बोला कि यार श्रीमन मैं नहीं पे कर सकता हूँ, प्लीज बिल को रिन्यू कर दीजिए। तो भाई साहब हमने वापस बैंक को कट करके रीटा लिख लिया 1 लाख रुपीज। 99 नहीं आएगा, 1 लाख रुपीज आएगा, प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो वापस मुझे रीटा को डेबिट करना है 1 लाख रुपीज से, कितना आ जाएगा 1 लाख। और आप क्या करेंगे, आप बैंक को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि आपको बैंक को पे करना रहेगा, आपको कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर रीटा नहीं पे कर रही है तो आपको पे करना पड़ेगा। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको पढ़ लेते हैं। श्रीमन agreed on the condition that 50,000 to be paid immediately
together with the interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months, and for the balance Rita should accept a new bill at 3 months. तो इन्होंने क्या बोला है कि निखिल 50,000 तो पहले इमीडिएटली पे हो जाना चाहिए टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो हमें कितना पैसा मिलेगा, प्लीज आप इस एक चीज का ध्यान रखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, हमें कितना पैसा मिलेगा आप उस एक चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर कभी भी मुझे रीटा से पैसे मिलते तो बैंक टू रीटा में लिख सकता रीटा अकाउंट, बट कितना पैसा मिलेगा सर? इंटरेस्ट भी मिलने वाला है, प्लीज आप इस एक चीज का ध्यान दीजिएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इंटरेस्ट का एंट्री मारना पड़ेगा। मुझे इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, मैं क्या लिखूंगा, रीटा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है सर? हमें 50,000 इंटू 12% इंटू 3/12, हमें 1500 इंटरेस्ट मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए? रीटा से। एग्रीड है? तो मुझे रीटा टोटल कितना पेमेंट करने वाली है? 50,000 प्लस 1500 विच कम्स टू 51,500 मुझे रीटा से पेमेंट मिलने वाला है। और बैलेंस के लिए रीटा क्या करने वाली है सर? बैलेंस के लिए रीटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका एक्सेप्ट करने वाली है। तो उस केसेस में मैं वापस क्या लिखने वाला हूँ, उस केसेस में हम वापस लिखने वाले हैं, यहाँ पे मैं रीटा को कट कर देता हूँ। रीटा के जगह पे बाबा 50,000 मिल गया, 50,000 का रीटा ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया, तो यहाँ पे मैं वापस बिल्स रिसीवेबल लिख लेता हूँ 50,000 के लिए। तो मुझे क्या करना है सर? आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डेबिट करना है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा? 50,000 50,000। सेवेंथ वाले पॉइंट पे आ जाता हूँ, यहां तक तो हमारा हो चुका है। आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं, these arrangements were carried out but afterwards Rita became insolvent and 40% of the amount could be recovered। अरे बाप रे सर, अभी क्या हो गया? रीटा इंसॉल्वेंट हो गई सर, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरा वापस क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो अभी आपको वापस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कट करके रीटा लिखना पड़ेगा 50,000। कितना कटिंग करवा रहे सर आप लोग, क्या करें? तो मुझे रिवर्सल एंट्री मारनी पड़ेगी जो मैंने 6th की एंट्री मारी थी। तो रीटा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना अमाउंट रहेगा? 50,000 50,000। यहां तक तो हो चुका है। अभी भाई साहब आगे क्या, अभी 50,000 में से क्या सिचुएशन हुई है हम उसको भी समझ लेते हैं। 50,000 में से 40% ऑफ 50,000 कम्स टू 20,000 और रिमेनिंग हो जाता है 60% विच इज 30,000। ये आपका 40% हो गया, ये आपका 60% हो गया। 40% के लिए कैश मिलने वाला है और जो 60% है भाई साहब खा गए, तो उन्होंने क्या बोला है कि सर ये बैड डेब्ट्स हो गया आपका, ये क्या होगा? ये आपका बैड डेब्ट्स हो गया। तो आप चाहिए आप दो अलग अलग एंट्रीज मार सकते हैं या कंबाइन एंट्री मार सकते हो। मैं दोनों अलग अलग एंट्रीज मार रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 20,000 के लिए कैश मिलने वाला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट, क्योंकि मुझे रीटा को कम करना है 20,000 से। और बेड डेब्ट्स के लिए मैं एंट्री क्या मारने वाला हूँ सर? हम बेड डेब्ट्स के लिए भी सेम ही एंट्री मारने वाले हैं। यहाँ पे आ जाएगा बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रीटा, से ऊपर कैश था, यहाँ पे बेड डेब्ट्स हो जाएगा क्योंकि अभी रीटा पे नहीं करने वाली है और बेड डेब्ट्स मेरा एक टाइप का एक्सपेंस है। ठीक है, तो 20,000 20,000 खत्म से। अभी आ जाते हैं आपके कंसाइनमेंट पे, जो थोड़ा मजे वाला है। इसमें सर क्या इशू है? इसमें अगर आप देखेंगे तो बाकी सब चीजें सेम है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो किस में प्रॉब्लम है यार? फिर कमीशन कैलकुलेट, कमीशन में प्रॉब्लम है? यस, चलिए इस कमीशन कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं पूरा। Mr. A of Assam sent on 18th of February 2020 a consignment of 1 lakh DVD players to B of Bengal costing 100 each. Expenses of 1,500 were met by the consignor. B sent 3,000 rupees. B spent rupees 3,000 for clearance and selling expenses for 2030.
तो भाई साहब क्या हुआ है, ए ऑफ आसाम ने सेंड किया है बी को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। बी सोल्ड ऑन 15th of March 600 डीवीडी फॉर 160 एंड 700 डीवीडी ये एंड 300 डीवीडी फॉर 170। B is entitled to a commission of 25% per DVD player sold plus 1/4 of the amount by which the gross sales proceeds less total commission thereon exceeds a sum calculated at the rate 125 per DVD sold. B send the amount due to A on 30th of June 2020. You are required to prepare the consignment account and B's account in the books of A. ये सब इजी है, सिर्फ कमीशन ढूंढना ही थोड़ा सा ट्रिकी चीज। तो चलिए डायरेक्टली कमीशन पे आ जाते हैं, इन कमीशन को कैलकुलेट करने लग जाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इन्होंने सेल्स के रिलेवेंट रेफरेंस दिया है, तो सबसे पहले मैं सेल्स का कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि बाबा सेल्स कितना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूनिट सोल्ड रेट सेल्स वैल्यू। कितना यूनिट सोल्ड था सर, 600 था, एक जगह पे 300। अगर आप देखते हो क्वेश्चन में 600 एंड 300 डीवीडी सेल किया हमने, एक 160 पे एक 170 पे। भाई साहब 160 पे और ये हमने 170 पे सेल किया, तो सेल्स वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 600 इंटू 160 विच इज 96,000 एंड दिस कम्स टू 51,000। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 300 यूनिट्स हमने सेल किए फॉर 1,47,000। अभी इसमें कमीशन के दो टाइप्स है। पहला वाला कमीशन आपका क्या है, पहला वाला सर हमारा नॉर्मल कमीशन है। वो कमीशन क्या बोलता है कि निखिल यू विल रिसीव 25 पर डीवीडी सोल्ड। देखो अगर आप पहला वाला देखते हो, बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 25 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। प्लस वाला चीज हम भूल जाते हैं, एक बार सिर्फ इतना वाले पार्ट पे ध्यान देते हैं। कितना, 25 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। मैंने कितने यूनिट सेल किए सर, 900 यूनिट्स आपने सेल किए। कितना है, 25 पर डीवीडी है। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं तो कितना आ जाता है, 900 मल्टीप्लाइड बाय 25 विच कम्स टू, ये क्या हो गया, 22,500 बाबा। कितना हो गया सर ये, 22,500 हो गया। ये पहला वाला तो इजी। अभी आ जाते हैं आपके दूसरे वाले विच इज योर ट्विस्ट वाला पार्ट। दूसरे वाले में हम कैसे करने वाले, कैसे चीजें टैकल करने वाले। प्लस इन्होंने क्या बोला है कि निखिल यू विल रिसीव 1/4 of the amount by which the gross sales less the total commission thereof exceeds a sum of 125 per DVD player। So छोटा सा लाइन है, इस छोटे से लाइन को हम लिख लेते हैं एक जगह पे। छोटे से लाइन के हम थोड़े से टुकड़े कर लेते हैं, समझ लेते हैं। 1/4 of the amount by which gross sales। तो यहाँ पे ना हमें सब चीजें मालूम है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, 1/4 ग्रॉस सेल्स कितना है मेरा, 147 लेस, लेस मतलब यहाँ पे मैं माइनस लिख लेता हूँ, टोटल कमीशन, टोटल कमीशन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड नहीं है बाबा, ये टोटल कमीशन है। देयर ऑफ एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब वापस आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अ सम कैलकुलेटेड एट 125 पर डीवीडी प्लेयर एट द रेट 125 पर डीवीडी प्लेयर। तो चलिए मैं यहाँ पे वो भी सम कैलकुलेट कर लेता हूँ। कितने डीवीडी प्लेयर हमने सेल किए, 900 इंटू 125 कितना हो जाता है, तो 900 इंटू 125 हो जाता है 112,500। तो यहाँ का मतलब है 112,500। तो इनके बोलने का क्या मतलब है कि निकल आप क्या कीजिए, ग्रॉस सेल्स में से टोटल कमीशन माइनस कर दीजिए और 112,500 माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपका आंसर आता है उसको आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका टोटल कमीशन रहेगा। बस बस इतना ही। चलिए हम कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। हम प्रिज्यूम करते हैं कि हमारा टोटल कमीशन एक्स है। हम प्रिज्यूम करते हैं कि हमारा टोटल कमीशन एक्स है, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करने पे आ जाते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/4, यहाँ पे 1,47,000 है, लेस टोटल कमीशन लेस 112,500।
500। जब आप ये सब चीजें माइनस करोगे, जब आप ये सब चीजें माइनस करोगे, ये आपका टोटल कमीशन रहेगा। बट सर टोटल कमीशन में क्या रहता है, 1 एंड 2 दोनों इंक्लूडेड रहेगा। टोटल कमीशन में क्या रहेगा, 1 एंड 2 दोनों इंक्लूडेड रहेगा। ये आपका सिर्फ बी वाला कमीशन है, ये सिर्फ आपका पार्ट 2 कमीशन है। पार्ट 2 कमीशन कैसे कैलकुलेट करने वाले हो आप, 1/4 इंटू 147 माइनस टर्म्स एंड ये टोटल कमीशन लेस 1,12,500। यार सर कैसे होगा सर, ये आपका पार्ट ए क्या था, पार्ट ए है मेरा 22,500, पार्ट बी क्या है, ये मेरा पार्ट बी का कैलकुलेशन है। इसको मैं ए लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे ये 1 हो गया आपके लिए, ये आपके 2 का कैलकुलेशन हो गया। 1/4 इज ब्रैकेट में 147 लेस टोटल कमीशन लेस 1,12,500। अरे बाप, अभी क्या करें सर, ऐसे तो नहीं आने वाला है, टोटल कमीशन लिखा हुआ है। तो हम लोग एक तीसरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल कमीशन इज 1 + 2। टोटल कमीशन मेरा ये रहने वाला है ना, 1 + 2 विल बी माई टोटल कमीशन। सर 1 क्या है आपका, सर मेरा 1 है 22,500, 22,500 मेरा 1 है। आपका 2 क्या है, मेरा 2 है 1/4 1,47,000 लेस टोटल कमीशन लेस 1,12,500। बस यही है सर मेरा, और ये यहाँ पे मैं टोटल कमीशन लिख लेता हूँ। चलिए हम टोटल कमीशन को x अज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं x लिख लेता हूँ, x इंटू 22,500। यहाँ पे मैं इक्वेशन को थोड़ा सा सेंसिबल बना लेता हूँ। 1,47,000 माइनस 1,12,500 कितना होगा सर, ये आ जाता है आपका 34,500। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/4 ऑफ 34,500 लेस x। ठीक है, ये हमारा सर हो गया कैलकुलेशन। चलिए इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाबा x इज 22,500, यहाँ पे मैं 34,500 डिवाइड बाय 4 कितना आंसर आ जाएगा सर, अगर मैं 34,500 डिवाइड बाय 4 करता हूँ तो आपका आंसर आ जाएगा 8625। तो 8625 लेस 1/4 x। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 1/4 x विल बी 31,125। सर 31,125 कैसे आया, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। हमने 22,500 प्लस 8625 दोनों को प्लस किया, कितना आता है 31,125 आ जाता है। यहाँ पे अपना इक्वेशन कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5x प्लस डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। 5x कैसे आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1x/1x होता है। तो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम चाहिए तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4x डिवाइड बाय 4, तो 4x प्लस 1x 5x हो जाता है, डिवाइड बाय 4 हो जाता है, विच इक्वल्स टू 31,125। तो अभी x कितना आ जाएगा सर, आपका x आ जाएगा 31,125 इंटू 4/5। यहाँ पे डिवाइड था तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, which should come to 31125 into 4 divided by 5। सर 24,900, which comes to कितना सर 24,900। but 24,900 is what, 24,900 is your total commission, is your total commission। प्लीज आप इस एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 2 का कमीशन नहीं है। टोटल कमीशन है मेरा 24,900, x was my total commission, so my total commission should be 24,900। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये कंसाइनमेंट थोड़ा सा एक मजा वाला था, बाकी कुछ नहीं था सर, बाकी सब चीजें इजी थी। अभी आ जाता है आपके सेल्स एंड रिटर्न। सेल्स एंड रिटर्न काफी इजी है कैलकुलेशन करने में, सर कोई सरफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, सम काफी इजी है। आप एक बार प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो।
क्यों सर हम प्रैक्टिस के लिए करें? क्योंकि ये मिनिमम 5 मार्क्स का पूछा जाता है हर अटेम्प्ट, इसलिए। अकाउंट करंट में है नहीं कुछ, इसको आप इजीली कर सकते हो, काफी इजी चीज है। सो सेल्स एंड अप्रूवल एंड अकाउंट करंट, प्लीज ये दोनों आप खुद जाके सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं है, काफी इजी तरीका है, बिना देख के आई आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, किसी सपोर्ट की किसी गाइडेंस की आपको जरूरत नहीं। चलिए अब आ जाते हैं अपन नीचे, विच इज नथिंग बट आवर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में इन्होंने 2-3 चीजें बोली है, सबसे पहले उस पर हम फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे एक टाइपो एरर है, ये 1 अक्टूबर 2018 है, 2019 नहीं है, ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है ना ऊपर, तो ये सिर्फ एक डेट का एरर हो गया है इनकी तरफ से। चलिए सर, कभी भी फाइनल अकाउंट्स में 1-2 चीज़ों का ध्यान देना है, अगर कहीं पे भी परसेंटेज आती है या कहीं पे भी डेट आता है तो कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, कि प्लीज़ चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पे भी परसेंटेज आती है, नॉर्मली वो इन्वेस्टमेंट्स इन सब के टाइम पे परसेंटेज आती है, तो भाई साहब वो अपना इंटरेस्ट के लिए या किसी और चीज़ के लिए काम में आ जाता है, ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट रहता है। अगर कभी भी डेट आ जाती है तो आपको डेट देखना है कि बाबा डेट किसके लिए। नॉर्मली फिक्स असेट्स के लिए एक डेट रहता है, नॉर्मली एक्सपेंसेस के लिए एक डेट रहता है, तो इससे हमें एक फ़र्क, इसमें हमें एक चीज़ समझ में आ जाती है कि प्रीपेड है, पोस्टपेड है, या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे इनका एडिशन कब हुआ है सर? 1 अक्टूबर 2018 को। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1,40,000 के ऊपर जो भी रेट है पूरा का पूरा रेट आएगा। अभी देखिए यहाँ पे आप अगर नीचे देखते हो क्वेश्चन में, तो 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, तो इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन का रेट आएगा भाई साहब, इसके ऊपर 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 आ जाएगा। सिर्फ ये एक चीज़ का फ़र्क हो जाता है। जब मैं नीचे चला जाता हूँ, एक्सपेंसेस है, फिक्स डिपॉजिट है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, कैश है, सस्पेंस है। पापा सस्पेंस कैसे हो सकता है ट्रायल बैलेंस में? तो सर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, प्लीज़ अब इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। इससे हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमें रिमूव करना है। चलिए, डेप्रिसिएशन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रेंट है 17,000। अभी डेप्रिसिएशन है क्या? अगर डेप्रिसिएशन है तो किसके ऊपर है, उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा आपको। एंड उसके बाद आ जाता है आपके रेंट। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 17 मंथ्स का रेंट है, 17 मंथ्स का। बाबा हम 12 महीने के लिए बना रहे हैं, जो एक्स्ट्रा 5 मंथ्स का उसको हम क्या बोलेंगे सर? आप उस एक्स्ट्रा 5 मंथ्स को आप लोग प्रीपेड बोलने वाले। देखिए यहाँ पे परसेंटेज आ गया इन्वेस्टमेंट्स का, यहाँ पे क्या आ गया सर? परसेंटेज इन्वेस्टमेंट्स का। इसका क्या मतलब है कि भाई साहब हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 2,50,000 के ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2,50,000 इंटू 12%, क्योंकि अगस्त में लिया गया है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। 8/12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आता है चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% इंटू 8 डिवाइड बाय 12, 20,000 हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। हमें कितना मिला है सर? कहीं पे भी 20,000 मिला है। देखिए सर ऊपर देखिए सर, ऊपर 20,000 मिला है, बट ये 20,000 किसका है? ये है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट और ये है इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, दोनों अलग अलग है। तो प्लीज़, तो सर 20,000 हमें इंटरेस्ट नहीं मिला है, किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट अभी भी मिलना पेंडिंग है। तो अगर भाई साहब ये पेंडिंग है तो सर इसका डबल इफेक्ट होगा, ये आपका हिडन एडजस्टमेंट हो गया, और ऊपर एक जो डेप्रिसिएशन वाला था वो भी आपका एक हिडन एडजस्टमेंट हो गया। तो ये दोनों आपके हिडन एडजस्टमेंट्स है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है सब में। देखिए कभी भी फाइनल अकाउंट्स में ना परसेंटेज एंड डेट इन दोनों को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे डेट लिखा हुआ है तो हमें 6 मंथ्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हमें मालूम हो जाना चाहिए सर। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, रेंट में डेट लिखा हुआ है तो बाबा हमें प्रीपेड से बाइफरकेट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स में डेट एंड परसेंटेज दोनों लिखी हुई है तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, और ये जो ऊपर वाला इंटरेस्ट है ये फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है। तो भाई साहब कैलकुलेट करो फटाफट से, और कैलकुलेट करने के बाद सर हमें क्या करना है? डाल दो। इफेक्ट क्या होगा? एक P&L के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, दूसरा अपना असेट साइड में आ जाएगा। ये इंटरेस्ट रिसीवेबल 20,000 रुपीज। क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो स्टॉक ऑन 31 March 19 was valued at 1 lakh. Depreciation is to be provided as 10% per annum on fixed asset purchased during the year.
फिक्स असेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप उस चीज को लाइन नहीं भी रहती थी, अगर आप क्वेश्चन में देखते हो 1,40,000 का 10% आता है 40,000, 2,00,000 का 10% इंटू 6/12 आ जाता है 10,000, तो टोटल 14,000 प्लस 10,000 टोटल 24,000 डेप्रिसिएशन होना चाहिए। इस 24,000 में से 14,000 मैं पहले से ही चार्ज कर चुका हूँ, बाकी कितना बचा 10,000 पेंडिंग है। और अगर आप नीचे भी जाके पढ़ते हो तो इन्होंने क्या बोले कि निकल जो असेट्स हमने परचेज किया है उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन नहीं मारा है, बाकी सबके ऊपर डेप्रिसिएशन मारा है। चलो और क्लियरिटी मिल गई सर। अभी हम 4 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। ये काफी इजी है बट ठीक है पापा इसमें थे तो मैंने बोला कि एक बार हम कवर कर लेते हैं। 20,000 drawn from the bank was debited to drawings account, but out of this amount withdrawn 12,000 was used in business for day-to-day expenses। तो भाई साहब सबसे पहले मैंने एंट्री क्या पास की है, सबसे पहले आपने पैसे निकाले तो टू बैंक 20,000, ऊपर हमने क्या किया, हमने ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया, कितने से 20,000 से, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000। अगर आप यहाँ पे देखते हो, अगर आप यहाँ पे देखते हो ये जो 20,000 है इन्होंने क्या, लेकिन इस 20,000 में से 12,000 मैंने बिजनेस के लिए यूज किया है एंड बाकी का जो, तो अभी 20 में से 12 बिजनेस के लिए यूज किया है, 8,000 सिर्फ ड्राइंग के लिए यूज हुआ है। ये बिजनेस है मतलब इसके लिए हमने खर्चा किया था, ये भाई साहब ड्राइंग्स होना चाहिए था, हमारा गलत हो गया, हमने गलत एंट्री मारी है। तो आपकी गलत एंट्री क्या है कि सर हमारी गलत एंट्री है ड्राइंग्स टू बैंक्स। करेक्ट एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए सर, आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, देखिए आपने एक्सपेंस किया है 12,000 का, तो आपको एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए 12,000 रुपीज से। आपने ड्राइंग्स कितने का किया है 8,000 का, तो आपको ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए कितने से 8,000 रुपीज से। और आपका कैश कितना गया है 20,000 का, तो आपको बैंक को क्रेडिट करना चाहिए, बैंक या कैश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए 20,000 से। करेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, बिल्कुल उल्टा इसका भाई साहब कितना रहेगा 20,000 20,000। रेक्टिफाइड एंट्री क्या रहने वाला है भाई साहब, सर रेक्टिफाइड एंट्री एकदम सिंपल रहने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री दोनों को करेक्ट एंट्री एंड रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री दोनों को साथ में लिख लेते हैं। देखिए क्योंकि डेबिट हम एक साथ लिखते हैं, क्रेडिट हम एक साथ लिखते हैं, तो मैं इनका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये टू बैंक को नीचे डाल देता हूँ, ये सब यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, आप इस एक चीज़ को समझ लीजिए सर, यहाँ पे एक और चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स रिपीट हो रहा है, बैंक और बैंक भी रिपीट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो बैंक को डेबिट है 20,000 को, बैंक को क्रेडिट भी है 20,000 का, तो सिंपल सा एक चीज, डेबिट 20,000 क्रेडिट 20,000, बैंक पूरा कट हो गया। ठीक है, ड्राइंग्स को डेबिट है 8,000 का, क्रेडिट है 20,000 का, तो यहाँ पे ड्राइंग्स को कट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 20,000 के जगह पे सिर्फ 12,000 लिख लेता हूँ। देखिए 20,000 क्रेडिट में से अगर 8,000 डेबिट में हटा देता हूँ, बाकी 12,000 ही क्रेडिट बचने वाला है। तो मैं करेक्ट एंट्री विल बी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, कितना अमाउंट रहेगा सर 12,000 खत्म। ये हो गया आपका फर्स्ट रेक्टिफाइड एंट्री। अब आ जाता है आपके सेकंड रेक्टिफाइड एंट्री पे। Purchase of goods worth rupees 16,000 was not recorded in the books of accounts up to 31st of March 2019, but goods were included in the stock। परचेज किया बट रिकॉर्ड नहीं किया, तो अगर हमें सिंपल सा चीज़ क्या करना है सर, इस केसेस में आपको रिकॉर्डिंग करना है और कुछ करना नहीं है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 16,000 है, 16,000 है, खत्म। काफ़ी इजी चीज़ है। चलिए थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड चीज में क्या बोला है, लेकिन परचेज रिटर्न ऑफ 1,000 वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न जर्नल एंड द अमाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड टू द पार्टी ऑन द करेक्ट साइड। परचेज रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न की हम एंट्री क्या मारेंगे, सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा सर, परचेज रिटर्न की करेक्ट एंट्री क्या रहेगी। परचेज की एंट्री क्या रहती है, परचेजेस टू क्रेडिटर्स, रिटर्न की उल्टा रहेगी, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। एग्रीड है। कितना अमाउंट है सर, अगर आप देखते हो
अमाउंट है हमारा भाई साहब, अमाउंट कितना है हमारा 1000। सर मैंने गलती क्या कर दी, आपने परचेज रिटर्न की जगह पे आपने सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया कितने का 1000 का। ओके, बट इन्होंने क्या बोला कि निखिल जो क्रेडिटर है उसका पोस्टिंग सही हुआ है, निखिल जो क्रेडिटर है उसका पोस्टिंग सही हुआ है, तो मतलब इशू सिर्फ नीचे वाले में है, ऊपर वाला सही है, करेक्ट है बाबा, जो करेक्ट है उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा इशू किस में किया है सर, मैंने परचेज रिटर्न को क्रेडिट करने के जगह पे मैंने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया है, कितने से 1000 रुपीज से, बस। तो गलत मैंने यही किया कि परचेज के जगह पे मैंने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया 1000 रुपीज से। क्या करना है सर, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री विच इज नथिंग बट योर सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा सर हमें कितने से 1000 रुपीज से। तो हमें एंट्री क्या मारनी है, आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या रहेगी सर, हमें परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना है कितने अमाउंट से 1000 रुपीज से, हमें सेल्स रिटर्न को भी क्रेडिट करना है कितने अमाउंट से सर, आपको सेल्स रिटर्न को भी क्रेडिट करना है आपको सेम अमाउंट से विच इज 1000। तो इन भाई साहब दोनों को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे सर, एक ही अकाउंट बचता है, सस्पेंस अकाउंट। वेरी गुड, कितना हो जाएगा ये 2000 रुपीज। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जो ऊपर 2000 वाला सस्पेंस था ना जिसको क्रेडिट बैलेंस था, भाई साहब अभी हमने उसको डेबिट कर दिया, सस्पेंस अकाउंट 0 हो गया हमारा। बहुत अच्छी चीज हो गई है हमारे लिए। लास्ट वाली चीज पे आ जाते हैं, एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 6000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड आफ्टर 31st ऑफ मार्च। सर क्या भाषा है ये, इस भाषा को हम कोई सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं डेफिनेटली, मैं आपको बाद में इसका सिंपल से एक वर्ड बता दूंगा जिनको समझा बहुत अच्छी चीज। एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 6000 एंड रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड आफ्टर 31st ऑफ मार्च। तो जो भी आपने खर्चा किया है 6000 31st ऑफ मार्च से रिलेटेड नहीं, 31st मार्च के अगले पीरियड से रिलेटेड है। सिंपल वर्ड्स में सर ये प्रीपेड एक्सपेंस है सर ये क्या है, ये प्रीपेड एक्सपेंस है, बस लैंग्वेज इन्होंने चेंज कर दी है बाबा और कुछ नहीं किया है। तो एंट्री क्या रहने वाली है सर फोर्थ वाले केसेस में, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा एंट्री रहने वाला है। जी सर बोलिए क्या एंट्री रहने वाला है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत, हाँ ठीक है सर बता तो दो एंट्री क्या रहने वाला है। एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस रहता है, अगर मुझे उसको डिक्रीज करना है तो मुझे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू एक्सपेंसेस ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट हो जाएगा आपके लिए सर, हमारे लिए है 6000 खत्म। यस यहाँ पे ये चीज़ खत्म होती है, कोई सरफोड़ी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सर फाइनल अकाउंट्स में और कुछ नहीं है, प्लीज़ इतना सरफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आरटीपी में क्वेश्चंस काफ़ी इजी, आरटीपी की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस ज़्यादा इजी है। पार्टनरशिप पे आ जाता है 13 क्वेश्चन, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी इजी मेथड्स है। तो कौन से दो मेथड्स है सर, एक तो है सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, काफ़ी इजी मेथड्स है, अगर आपने एक बार सॉल्व किए रहेंगे तो ये सम आपको इजीली आ गया रहेगा। मैं रिटायरमेंट पे आ जाता हूँ सर, रिटायरमेंट पे भी इन्होंने कुछ झंडा नहीं गाड़ा है, काफ़ी इजी सम दिया है इन्होंने। सिर्फ एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी जब भी दिखता है ना हम डर जाते हैं, तो इसलिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एक मैंने स्टार मारा है, जो इम्पोर्टेंट एक्चुअली नहीं है बट स्टार मारा है मैंने। तो चलिए डायरेक्टली इन तीनों पे आ जाते हैं, 6th वाले पॉइंट पे आ जाता है। 6th 7th 8th में हम थोड़ा सा ऊपर भी पढ़ लेंगे बाद में कि बाबा पीएसआर क्या है, कौन रिटायर हो रहा है वो भी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर सरेंडर एंड कैश ऑब्टेन्ड इज 7550। आपको क्या करना है सर, रिवैल्यूएशन में आप डायरेक्टली दिखा सकते हो, यहाँ पार्टनर्स अकाउंट को डायरेक्टली क्रेडिट करके दिखा सकते हो, आइदर वे राउंड कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। उसके बाद आप नीचे आ सकते हो, तो गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज वैल्यूड एट 14,000। पी शेयर ऑफ द गुडविल इज एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ क्यू एंड आर हु विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, नो गुडविल अकाउंट टू बी रेज्ड। सिंपल मतलब में क्या रहेगा सर, मुझे पी को पैसे देने हैं, और पी को कौन पैसे देगा सर, पी को पैसे देने वाला है क्यू एन आर, तो पी को हम क्रेडिट करेंगे, क्यू एन आर को हम डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, उनका ओल्ड कैपिटल, उनका पीएसआर रेशियो क्या है सर, उनका पीएसआर रेशियो है उनके कैपिटल रेशियो में विच इज 2:3:2। उनका न्यू रेशियो क्या रहेगा सर, 1:1।
तो जो भी डिफरेंस रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, हमें आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी चीज़ है, इस सब में कोई ज़्यादा सरफोड़ी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के जब मैं वीडियोस डालने वाला हूँ, आप उनको देख लीजिएगा, वो थोड़े से मजे वाले सम्स लगेंगे आपको। एंड लास्ट वाला चीज़ पे आ जाते हैं सर। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टू बी रिमेन एज सेम बिफोर रिटायरमेंट। बिफोर रिटायरमेंट कैपिटल कितना था? 30 + 20 + 20, तो आ जाता है 70,000। तो पहले भी 70 होना चाहिए, बाद में भी 70 होना चाहिए। इंडिविजुअल टोटल capital of the firm is to be same as before retirement. Individual capital is in their profit sharing ratio. Profit sharing ratio क्या है सर? 1:1। तो भाई साहब QNR का ये प्रॉफिट कितना रहेगा सर? 35,000। ये कैपिटल कितना रहेगा? 35,000 35,000। तो आपको क्लोजिंग बैलेंस 35 लिखना है। जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो टू बैंक या बाय बैंक रहेगा रिस्पेक्टिव पार्टनर्स में। QNR की बात कर रहा हूँ मैं। सर अगर मुझे क्लोजिंग बैलेंस दोनों के केसेस में 35 ही चाहिए, जो एक्स्ट्रा या कम रहेगा वो भाई साहब लेके जाएंगे या वो भाई साहब लेके आ जाएंगे। ठीक है, प्लीज अब इस एक चीज का ध्यान रखिएगा। काफी इजी चीजें हैं, कुछ ऐसा है ही नहीं। अब आ जाते हैं आपके थोड़े से मेजर वाली चीजों पे। हम आ जाते हैं अभी सब्सक्रिप्शन एंड स्पोर्ट्स मटेरियल पे। ये थोड़ा सा अच्छा चीज है। इसके बाद आरटीपी में मुझे नहीं लगता कि और कोई जान बची हुई है। इसके बाद अगर आप देखते हो 15 के बाद 16 कॉल्स एंड एरियस, कॉल्स एंड एडवांसेस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है इशू ऑफ शेयर्स के रिलेटेड। काफ़ी इजी है, आपको कोई सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिबेंचर्स के लिए भी काफ़ी इजी है। एक दो से जो शॉर्ट नोट्स रहते हैं ना, वो एक बार हमें देखने पड़ेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। तो सम्स के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका लास्ट सम होने वाला है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मैसेस टीटी क्लब्स आर रिलेटेड फॉर द ईयर एंड 31 March 2020. Sports material, amount due for sports material, subscription due, subscription received in advance, subscription received during the year, payment for the sports material during the year. Calculate the amount of subscription and sports material that will appear in the income and expenditure account for the year end 31 March 2020, and also show how these items will appear in the balance sheet on 31 March 2020. ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में क्या फिगर्स जाने वाले हैं हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहले आ जाते हैं आपके स्पोर्ट्स मटेरियल पे। सबसे पहले हम किस पे आ जाते हैं? आपके स्पोर्ट्स मटेरियल पे, फिर आगे जाते हैं। और नीचे अगर आप देखते हो तो नीचे है अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों पे हम एक बार ध्यान दे देते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एनपीओ। सर सबसे पहली चीज़ स्टॉक है। स्टॉक में भाई साहब क्या रहेगा सर? ओपनिंग रहेगा, बाय क्लोजिंग रहेगा। ओपनिंग स्टॉक रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक रहता है ना भाई साहब? यस। उसके साथ एक जगह पे परचेजेस आएगा, अगर हमने किसी से भी परचेज किया हुआ है तो। और दूसरी जगह पे क्या आ जाएगा सर? दूसरी जगह पे इशू आ जाएगा। बस ये चार चीज़ें ही आने वाली है अगर मैं स्टॉक की बात करता हूँ तो। कभी भी हाँ, एक जगह वहाँ पे सेल्स नहीं लिख सकते। सेल्स की जगह पे मैंने क्या लिखा है? इशू, क्योंकि मैं वो खुद ही यूज़ कर रहा हूँ, मैं किसी को बेच नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये फ़र्क होने वाला है। तो इसको आप स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट कर सकते हो। एग्रीड है। नीचे एक और अकाउंट बना देता हूँ मैं, विच इज़ योर, क्या बोलते हैं अपन सर जी, ये अमाउंट ड्यू ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, विच इज़ नथिंग बट क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। हाँ, विच इज़ नथिंग बट क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। बस इसको ब्रैकेट में अपन क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं सर। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे रहता है, तो बाय ओपनिंग रहेगा टू क्लोजिंग रहेगा। भाई साहब पेमेंट है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर कुछ परचेज किया है तो भाई साहब डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, ये ढांचा मैं बना चुका हूँ। एक बार ढांचा बनाने के बाद आगे वाला प्रोसीजर भरना ही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं भर देता हूँ अभी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग है 75, 112, 500। तो ये स्पोर्ट्स मटेरियल की बात कर रहे हैं ये लोग कि निकल हमारा ओपनिंग है 75 एंड क्लोजिंग है हमारा 112, 500। एग्रीड है। उसके बाद अगर आप देखते तो अमाउंट ड्यू है 67,500, 97,500। तो चलिए यहाँ पे आ जाता है 67,500, यहाँ पे आ जाता है 97,500।
ये 4 चीज़ें हो गई है। और कुछ दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन? यस, एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन में दी गई है, पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वॉज 2,25,000। पेमेंट कितना था? 2,25,000। भाई साहब बैलेंसिंग फिगर हमारा परचेजेस रहने वाला है, एग्रीड है। तो चलिए सर बैलेंसिंग फिगर पे आ जाते हैं कि हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना रहने वाला है। 225,000 प्लस 97,500 लेस 67,500। सर हमारा आंसर आ रहा है 2,55,000। तो यहाँ पे भाई साहब हम लोग लिख लेते हैं 2,55,000। यहाँ पे अगर 2,55,000 है तो भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2,55,000। जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो हमारा इशू रहेगा, तो इट इज 75,000 प्लस 2,55,000 लेस 112,500। कितना आ जाता है भाई साहब? 2,17,500। ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर, एग्रीड है। एंड इशू इज नथिंग बट योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा वो चीज़ यहाँ पे डिसाइडेड की हुई है। अभी इन्होंने क्या पूछा कि निखिल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा। ये भाई साहब जाने वाला है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये भाई साहब आपका जाएगा बैलेंस शीट में। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं होने वाला है, हाँ, ना परचेजेस ना ओपनिंग, दोनों का कुछ हाल नहीं होने वाला है। सर ओपनिंग नहीं, परचेजेस नहीं, बैंक नहीं, ये जो क्लोजिंग है ये जाएगा आपके बैलेंस शीट में। बस ये 3 चीज़ें हैं, काफ़ी सिंपल है, कोई सरफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अकाउंट्स बना लेते हो, आपको निकालना 2 मिनट का काम है, ठीक है। तो चलिए सर, स्पोर्ट्स मटेरियल एक ऐसी चीज़ थी जो हमारी हो चुकी थी। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी आ जाते हैं आपके सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन को हम किस तरीके से करने वाले हैं, सिर्फ देखिए, जिन्होंने मेरे सब्सक्रिप्शंस के वीडियोस देखे आपको बहुत इजीली आ गया रहेगा कि वाह सब्सक्रिप्शन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर नहीं देखे तो मैंने ऊपर एक लिंक छोड़ दिया, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम सब्सक्रिप्शन कितना इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि मेरा करंट ईयर कौन सा है, मेरा करंट ईयर क्या रहने वाला है। अगर आप क्वेश्चन में देखते हो तो सर हमारा करंट ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च 20 तक। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाबा अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 तक, ये हमारा करंट ईयर है सर। ये हमारा कौन सा है? करंट ईयर है, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ पे मैं आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं बाबा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो सर अगर सबसे पहले हमें क्या देखना कि बाबा ये करंट ईयर का है, यस या नो, ये करंट ईयर का है, यस या नो। देखिए आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ये करंट ईयर क्या है तो इसको मैं यस लिख लेता हूं। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है, क्या ये करंट ईयर क्या है क्या? सर इसको मैं नो लिख लेता हूं, ठीक है। बस इतना ही कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे मैं प्रीपेड लिख लेता हूं, या प्री रिसीव्ड, माय बैड, प्री रिसीव्ड यहाँ पे लिख लेता हूं। प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर, प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर। देखिए प्री रिसीव्ड हमेशा उल्टा रहेगा आउटस्टैंडिंग के, तो यहाँ पे अगर नो है तो यहाँ पे मैं येस लिख लेता हूँ, यहाँ पे अगर येस है तो यहाँ पे मैं नो लिख लेता हूँ। बिल्कुल उसका अपोजिट कर रहा हूँ मैं, और कुछ सरफोड़ी नहीं कर रहा हूँ। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है तो वो करंट ईयर से रिलेवेंट है क्या? नहीं। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है, क्या ये करंट ईयर से रिलेवेंट है? यस। तो यहाँ पे यस, यहाँ पे नो। जो भी यस वाले आइटम्स है उसको मैं प्लस करने वाला हूँ, और जो भी नेगेटिव वाले आइटम्स है उसको मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखना है तो वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। चलिए हम आ जाते हैं सर डायरेक्टली कैलकुलेशंस पे जंप कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले मैं क्वेश्चन में अगर आप देखते हो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 3,75,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 3,75,000, ठीक है। 3,75,000 मिला है। अभी अगर मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, सब्सक्रिप्शन ड्यू ये 11,250
ये लास्ट ईयर का है आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग है, ये प्री रिसीव्ड है, एग्रीड है। ये लास्ट ईयर का है, ये करंट ईयर का है, ये लास्ट ईयर का है, ये करंट ईयर का है, एग्रीड है। अभी हमें क्या करना है सर, हमने जो यहाँ पे किया था वो हमें करना है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करना है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करना है, प्री रिसीव्ड करंट लास्ट ईयर का प्लस करना है, करंट ईयर का माइनस करना है। 2 मिनट में अपना प्लस माइनस हो गया, खत्म, कोई सरपोटी करने की ज़रूरत नहीं है, मस्त इजीली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐड क्या हो गया भाई साहब, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर। जो भी लॉजिक है क्यू प्लस माइनस है वो सब आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 16,500, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 9,000, और यहाँ पे मैं नेगेटिव लिख लेता हूँ आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, यहाँ पे मैं नेगेटिव में लिख लेता हूँ प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर। भाई साहब आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना है 11,250, प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर कितना है 5,250। यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा वो कहाँ पे जाएगा सर, यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितना अमाउंट हो गया सर 4,17,000। इसके अलावा और क्या चीज़ें जाने वाली है बैलेंस शीट में, अगर आप देखते हो तो ये भाई सब जाएगा अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, अरे बाप रे, ये हमारा जाएगा सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और बैलेंस शीट वाले चीज़ों में क्या क्या जाने वाली है सर, एक्चुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों चीज़ें बैलेंस शीट में चली जाएगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन दोनों किस में जाने वाली है सर, ये दोनों आपकी बैलेंस शीट में चली जाएगी। ठीक है, अमाउंट कितना है अगर आप देखते हो तो 16,500, 5,250 खत्म। कोई सरफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहाँ पे एनपीओ ख़त्म हो जाता है। एनपीओ के बाद इशू ऑफ शेयर्स है जिसमें कॉल्स एंड एरियर्स एंड कॉल्स एंड एडवांसेस है, जो काफ़ी इजी चीज़ है। तो ऐसा कोई ओवर सब्सक्रिप्शन का संभव नहीं है, तो आप ये इजीली कर सकते हो अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स किया हुआ है तो। डिबेंचर्स और ज़्यादा इजी पूछा गया है, तो यहाँ पे भी आपको सरफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे भाई साहब क्या है, और थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिल गया है डिबेंचर्स के लिए, तो हमें वो पैसा रिफंड करना है एंड बाकी के लिए अलॉटमेंट करना है, बस सिंपल सा चीज़ है। अभी मैं आ जाता हूँ आपके 18th पॉइंट पे, जहाँ पे इन्होंने नोट्स है। बाबा क्या हमें ये आएंगे सर, आप लिख सकते हो बट हमें उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, हमें उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले। क्यों? उसके पीछे रीज़न एक ही है भाई साहब कि हमारा वो लैंग्वेज नहीं रहता। देखिए अगर आप यहाँ पे देख ले तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर मैंने रीड किया हुआ है तो, बट वो लैंग्वेज है, वो प्रॉपर वर्ड्स नहीं आने वाले। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, सर ये तो हम कुछ भी अंटशंट लिख लेते हैं और हमें मार्क्स नहीं मिलते उस चक्कर में। तो चलिए आ जाते एक बार देख लेते हैं सर इसको किस तरीके से टैकल करना है। चलिए भाई साहब हम लोग सर आप चलिए सर, जैसे हम नीचे आ रहे थे तो आपने यहाँ पे देखा रहेगा कि सर हमारा एंड इनका सब्सक्रिप्शन मैच नहीं हो रहा। क्यों मैच नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने भाई साहब नेगेटिव साइन नहीं डाला था, और कुछ रीज़न नहीं है मैच नहीं होने का। तो जब मैं इन दोनों को नेगेटिव साइन डालता हूँ तो 3,84,000 आ जाता है, और यहाँ पे भी भाई साहब
किधर गया, यहाँ पे भी भाई साहब 3,84,000 आ गया, नीचे वाले में 2,17,000 आ रहा था। अगर आप यहाँ पे देखते हो नेगेटिव साइन यहाँ पे तो मैं डाल चुका था पहले से, यहाँ पे भी आ रहा है कितना सर, 2,17,500। तो भाई साहब अपना सब्सक्रिप्शन है और ये जो हमारा अमाउंट है दोनों मैच हो रहा है, दोनों सरफोड़ी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने नहीं डाला था इसलिए छोटा सा एरर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, अभी थ्योरी को एक बार रीड कर लेते हैं अच्छे से। सबसे पहला चीज़ है सर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। सर 3 अजम्पशंस है ये हमें मालूम है, बट इनका जो लैंग्वेज है, अगर आपने वो लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे हो तो आपको उतने अच्छे मार्क्स, क्या आपको बहुत कम मार्क्स मिलने वाले, अच्छे मार्क्स ही नहीं मिलने वाले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत लैंग्वेज का रिलेवेंस ज़्यादा रह जाता है। देखिए जैसे गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी है, अक्रूवल्स है, सर ये तीनों मालूम है, बट ये लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको प्रॉपर वर्ड्स या प्रॉपर लैंग्वेज नहीं यूज़ कर पाते हो तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है आपको मार्क्स गेन करवाने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, द एंटरप्राइज इज़ नॉर्मली व्यूड एज अ गोइंग कंसर्न। द एंटरप्राइज इज़, चलिए नहीं तो एक मिनट जाइए, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 24, यहाँ पे लिख लेता हूँ going concern. The enterprise is normally viewed as a going concern, that is as continuous operation for the foreseeable future. It is assumed that the enterprise has neither the intention nor the necessity of liquidation or curtail materiality the scale of operations. सर ये वाला लाइन curtail materially the scale of operations, सर अगर आप ये वाला लाइन नहीं लिखते हो तो जयराम जी की कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, ये कंसिस्टेंसी के लिए इतना ही चीज़ होने वाला है। इट इज़ अज्यूम दैट द अकाउंटिंग पॉलिसी आर कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। अक्रूवल में आ जाता हूँ, गाइडेंस नोट ऑन द टर्म्स यूज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफाइन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय विच रेवेन्यू, कॉस्ट, असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स इन द पीरियड एंड विच दे आर अक्रूड। अगर आप ये भी लाइन लिख लोगे तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये लाइंस नहीं लिखते हो तो मार्क्स नहीं मिलते। रही बात जब मैं ट्रायल बैलेंस के आता हूँ तो जब इनके हेडर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक एक्यूरेसी, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समराइज लेजर, नहीं अंदर आप थोड़ा सा भी कुछ भी लिख देंगे, थोड़ा सा उसके रिलेवेंट लिख देंगे तो चल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला। Accounting convention emerges out of the accounting practices commonly known as accounting principles adopted by the various organizations over the period of time. These are derived by usage and practice. The accounting bodies of the world may have changed any of the convention to improve the quality of accounting information. Accounting conventions need not have a universal application. खत्म है सर, काफ़ी इजी चीज़ थी। ये 3 चीज़ों में से क्या होता था कि हमें एक ये चीज़ वाली नहीं आती थी भाई साहब, क्या बोलते हैं अपन, हमें ये जो थ्योरी है इसमें डिफ़िकल्टी हो जाती थी थोड़ी सी लिखने में, बाकी ऐसा कुछ इशू नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक थम्स अप तो बनता है। चलिए बाय बाय।